In progress. चलिए, लास्ट क्लास में हमने ये असाइनमेंट पूरा कर दिया था, जिसमें हमने कुछ ओपनिंग बैलेंसेस चढ़ाए थे अकाउंट से, ताकि पिछली बार का जो मैनुअली अकाउंट हो रखा है या किसी और सॉफ्टवेयर में, वो हमारे टैली में स्टार्ट हो जाए। वो करंट ईयर की कुछ हमने एंट्रीज करी थी, सारी की सारी पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, सेल्स, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी एंट्रीज हमने कर ली थी। साथ में हमने मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जनरल वाउचर भी देखी थी, जो हमारे टैली में तो डाटा होता है, लेकिन एक रफ टाइप का डाटा होता है, जो कि हमारे एक्चुअल इफेक्ट नहीं करता डाटा को। बट वो एंट्री हमारे टैली में दिखती रहेगी, जब भी हमको उसको ओरिजिनल डाटा में लेके जाना है तो उसको हमें में शिफ्ट करना पड़ेगा। जिस भी टाइप का वो वाउचर है, पेमेंट है तो पेमेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा, जनरल है तो जनरल में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, हम आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन का। एक हम कल एंट्री कर रहे थे, इसमें एक डेप्रिसिएशन लग रहा था। मैंने कहा था वो डेप्रिसिएशन एंट्री हमारी क्या होगी, जनरल एंट्री, जनरल वाउचर के थ्रू होगी, क्योंकि उसमें क्या है, कोई भी आइटम मैं परचेज नहीं कर रहा, डेप्रिसिएशन एंट्री मेरी नोशनल एंट्री चल रही है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एक्सपेंस बुक करने के लिए एक तरीके से। उस टाइम पे हमने सिर्फ एक एंट्री कर दी थी, लेकिन डेप्रिसिएशन क्या होता है जब हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे लगता है। ठीक है। चलिए, डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसकी एंट्रीज फिर कैसे कैसे होती है, कब कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सब देखेंगे। ठीक है। मान लीजिए मेरा एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक का। अप्रैल से स्टार्ट होगा, मार्च में क्लोज होगा। 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 23 को क्लोज हुआ। अगला फाइनेंशियल ईयर मेरा, जो मार्च 24 में क्लोज होगा, उसका अगला मेरा मार्च 25 में क्लोज होगा। ठीक है ना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का मेरा फाइनेंशियल है, ये जो चल रहा है वो है। मैंने आपको बताया, जब भी मैं कोई आइटम परचेज करता हूँ तो वो दो टाइप के आइटम हो सकती है। एक, या तो मैं उसको रीसेल के लिए लेके आऊँ, या उसको अपने बिजनेस में यूज करूँ। कोई भी आइटम मैंने परचेज किया, या तो रीसेल के लिए परचेज किया हो या बिजनेस में यूज करने के लिए किया हो। जब रीसेल के लिए यूज करते हैं तो हम अकाउंटिंग में उसका नाम देते हैं परचेज का, राइट। और जब पर्सनल यूज के लिए किया तो मैं उसका नाम क्या देता हूँ, फिक्स्ड एसेट्स का। या फिर कोई एक्सपेंस होगा वो मेरा, ये एक्सपेंस में डालूंगा छोटा मोटा। जैसे मैंने प्रिंटिंग मटेरियल परचेज किया, छोटा मोटा पेपर्स परचेज किए, पेन पेंसिल परचेज की, तो उसको मैं डायरेक्टली एक्सपेंस में डाल देता हूँ, क्योंकि अमाउंट छोटा है, नॉमिनल अमाउंट है। कुछ मैंने बड़ी चीज परचेज करी, मैंने एसी परचेज किया, या फिर लैपटॉप परचेज किए अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए, या ट्रेनिंग देने के लिए मैंने लैपटॉप परचेज करे, तो वो क्या, मेरी फिक्स मान लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो जब मैंने रीसेल के लिए यूज किया तो वो पीएनएल में मेरा चला गया, पूरा का पूरा पीएनएल में चला गया। सारी सारी परचेज में उसमें डाल देता हूँ, जितनी सेल होती है वो भी पीएनएल में डाल देता हूँ, जितना स्टॉक होता है वो भी पीएनएल में डाल देता हूँ। जो हमने पीएनएल कॉन्सेप्ट समझा था कि पीएनएल एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट होगा। जब मैंने कोई आइटम एज ए एक्सपेंस यूज कर ली, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैंने परचेज करी, वही भी एक्सपेंस है मेरा। जब मैं परचेज करके लाया प्रिंटिंग का आइटम, मान लीजिए 2,000 रुपये का मेरा पेपर्स वगैरह आ गए प्रिंटिंग करने के लिए, जो मैंने स्टूडेंट को देने थे, ताकि वो उसमें से पढ़ के आराम से उसका सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक है। तो मैंने जो पेपर प्रिंट करे यहाँ पे, उसके लिए मैं पेपर लेके आया, वो क्या मेरा एक्सपेंस है। जितनी भी मेरी प्रोफेशनल फीस आएगी, उसमें से जो मैंने खर्चे किए होंगे वो माइनस होंगे, तभी प्रॉफिट निकलेगा।
अब जो मैंने खर्चा किया 2,000 रुपये का प्रिंटिंग पे से, अगर मेरे पास में 8,000 की फीस आई है, 2,000 रुपये का मेरा प्रिंटिंग पे खर्चा हो गया, तो माइनस होकर मेरा 6,000 का प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन का मेन यही है कि जितना रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब जब मैं प्रिंटिंग का आइटम परचेज किया, डायरेक्टली उसको एक्सपेंस में डाल के खत्म कर दिया, हाँ मेरा एक्सपेंस हो गया 2,000 रुपये का। परचेज कोई आइटम मैंने करी, जो अगर मैं मान लेते हैं मोबाइल सेल परचेज का बिजनेस करता हूँ, तो उसमें क्या टोटल सेल जितनी मोबाइल की माइनस टोटल परचेज जितनी मोबाइल की हुई, उसमें से माइनस कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ये करते हैं। तो अल्टीमेटली ये भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में हिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिट हो रहा है। अल्टीमेटली ये वाला एक्सपेंस के नाम पे जो मैं डाल रहा हूँ, ये भी मेरा P&L में हिट हो रहा है। अब आती है बात फिक्स एसेट की, जो मैंने लैपटॉप परचेज किया, जो मैंने लैपटॉप परचेज करके आया, 50,000 का मैं एक लैपटॉप परचेज करके लाया ट्रेनिंग के लिए। अब एक्चुअल में ये मैंने क्या पे डाल दिया, अपनी बैलेंस शीट आइटम में डाल दिया, फिक्स एसेट के अंदर, है ना। तो ये मेरा P&L में तो गया नहीं, इसका इफेक्ट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट पे तो गया नहीं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, ये भी तो मेरा एक एक्सपेंस ही है ना कंपनी का। ऑल्दो ये आज का एक्सपेंस नहीं है, 3 साल अगर ये मान लेते चलती है इसकी लाइफ, या 4 साल चलती है, तो मैं 4 साल में इसको यूज करूंगा ना, अपने काम के लिए यूज करूंगा। तो एक तो ऑप्शन है, मैं टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं, मेरा टोटल पहले वाले फर्स्ट ईयर का, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, हमने 3 साल ही माने, है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 साल में ऊपर माने कि 3 साल के माने पीरियड है। अब 3 साल में मेरा रेवेन्यू जो है ना, 5 लाख रुपीज, तीनों साल में सेम चल रहा है मेरा। 5-5 लाख रुपए में हर, मेरे स्टूडेंट फिक्स हो गए, सब कुछ फिक्स हो गया, 5-5 लाख रुपए हर महीने रेवेन्यू आता रहेगा। जो मेरे एक्सपेंसेस हुए इसमें से, प्रिंटिंग का हो गया, सैलरी हो गए, सारे के सारे टोटल एक्सपेंसेस, चाहे वो प्रिंटिंग का हो, सैलरी का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, या अदर कोई भी एक्सपेंस हो, सारे के सारे मिला के मेरे 3 लाख रुपए मान लेते हैं मेरे एक्सपेंस हो जाते हैं। और ये सेम है, हर साल सेम ही एक्सपेंस होते हैं मेरे। और ऐसा होता नहीं है बिजनेस में कि सेम सेम रहे, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि सेम सेम हो रहे हैं। 3 लाख रुपए का मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ और 3 लाख रुपए की मेरी, ओ सॉरी, 5 लाख की मेरी इनकम आ रही है हर साल में। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख यहाँ क्या हो गया, 2 लाख यहाँ हो गया, 2 लाख यहाँ हो गया। अब मैंने एक लैपटॉप परचेज किया, 66,000 रुपीज, 66,000 रुपीज का मैंने एक लैपटॉप परचेज किया। अब लैपटॉप के मेरी फिक्स एसेट है, इसको मैं एक्सपेंस में नहीं डाल सकता, मेरे को प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में मेरा एक्सपेंस भी है, जब मैंने इनिशियल बिजनेस स्टार्ट किया मैंने पैसा भी दे दिया। तो एक तो ऑप्शन है कि जब मैंने फिक्स एसेट परचेज किया, उसको मैं टोटल उसी टाइम पे एक्सपेंस मान लूँ, कि जो मेरा फिक्स एसेट है वो मेरा एक्सपेंस है, मैं 66,000 पे यहीं पे माइनस कर दूँ पूरे। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा, 1,34,000 ना, 1,34,000 हो जाएगा। यहाँ पे फिर अगर मैंने इस साल में कुछ परचेज नहीं किया, इस साल में कुछ परचेज नहीं किया, तो इसी साल में मेरा 2 लाख का प्रॉफिट शो रहा होगा, इस साल में 1,34,000 का प्रॉफिट शो रहा होगा, ठीक है। सारी कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम है, एक ही लैपटॉप मैंने लिया है, वही लैपटॉप तीनों साल भी चल रहा है। 3 साल की उसकी लाइफ मान रखी है हमने कि 3 साल में ये लैपटॉप खराब हो जाएगा, आज खरीदा है, आज से 3 साल बाद ये खराब हो जाएगा। तो अब जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, ये मिसमैच हो रही है थोड़ी सी, कि भाई पहले साल में तो 134 का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ मैं, दूसरे साल में 2 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, जबकि उतनी ही मेरे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उतनी ही मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और मेरा जो लैपटॉप है उतना ही यूज हो रहा है। अगर मान लेते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 700 घंटे करीब मेरा एक साल में यूज होता है लैपटॉप, तो 700 घंटे यहाँ पे यूज होगा, 700 आवर, 700 आवर से यहाँ पे यूज होगा लैपटॉप, और 700 आवर से यहाँ पे यूज होगा, और 7 से 21 आवर, 2100 आवर्स के बाद में वो खराब हो जाएगा, लगभग 3 साल के बाद में वो खराब हो जाएगा लैपटॉप। उसके बाद मेरे को उसको बेचना पड़ेगा कबाड़े में, तो 50 रुपए उसको मिल जाए तो गनीमत है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो लैपटॉप तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर में भी लैपटॉप तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसका क्या एक्सपेंस नहीं डाला। उसके नेक्स्ट ईयर में लैपटॉप तो यूज कर रहा हूँ 700 घंटे, लेकिन उसका एक्सपेंस नहीं डाला।
तो पहले वाले ईयर में मेरा प्रॉफिट बहुत कम हो गया, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में ज्यादा हो गया। रीजन भी मैंने 6,000 को पूरा एक्सपेंस मान लिया फर्स्ट ईयर में। अभी हमने जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ रहे थे, गैप जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था गोइंग कंसर्न का। एक कॉन्सेप्ट आया था गोइंग कंसर्न का, आपने पढ़ा हो तो। उसमें क्या था, जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि कभी जाके वो बंद होगा। हमारी प्रिजम्पशन ये रहती है कि बिजनेस लगातार चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा, वो कभी क्लोज नहीं होगा। मैं चलाऊंगा, मेरे बाद में जो मेरे लीगल असिस्टेंट होंगे वो चलाएंगे, उसके बाद में और लोग चलाएंगे, तो बिजनेस चलता रहेगा। कोई कंपनी है तो पहले कुछ डायरेक्टर वो चलाएंगे, उसके बाद में वो डायरेक्टर चलेगा तो दूसरे डायरेक्टर चलाएंगे, वो डायरेक्टर चलेगा तो उसके बाद में वाले डायरेक्टर चलाएंगे, बट कंपनी चलती रहेगी हमारी। ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी कंपनी तो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन जो एसेट्स मैंने परचेज किया, इसकी लाइफ क्या है, एक लिमिटेड लाइफ है, मैंने माना कि 3 साल है। अब ये एसेट मेरी होगी 3 साल तक की। अगर मैं ये मान के चलता अगर मैं ये मान के चलता कि हमारा गोइंग कंसर्न नहीं है, हमने एक ही साल काम करना है, इस सिर्फ फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड थर्ड को भी भूल जाते कि हमने फर्स्ट ईयर ही काम करना है। मान लेते जैसे बीच में कोविड आया था, उसकी कुछ दवाई बनानी पड़ गई हमको, और वो कितना टाइम था, जब तक दवाई नहीं बनती तब तक वो काम चलता रहेगा, उसके बाद दवाई बन गई तो काम खत्म ही हो जाएगा। मैं दवाई बनाना स्टार्ट किया और एक साल में मेरे को पता है कि दवाई बन जाएगी। उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ मेरा, कुछ एक्सपेंसिव हुए, उसके लिए कुछ मैंने फिक्स परचेज किया था, कुछ फ्रिज दवाई रखने के लिए फ्रिज वगैरह परचेज किए थे। तो अगर मैं ये मान के चलता कि मेरी कंपनी आगे नहीं चलेगी, सिर्फ एक ही साल में खत्म हो जाएगी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस फिक्स सैलरी को उसी साल में एक्सपेंस करना पड़ेगा, कि मैंने उसी साल का रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक्सपेंस किया था। फ्रिज वगैरह परचेज किए थे, 66,000 रुपए का मान लेते हैं, फ्रिज की कॉस्ट 66,000 थी। तब तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट सही है, मैंने फिक्स जो परचेज किया अपने एक्सपेंस में डाल दिया, खत्म कर दिया। लेकिन वही फ्रिज अगर अगले साल भी मेरे को यूज आ रहा है और उससे मेरे को रेवेन्यू अगले साल भी जनरेट हो रहा है, उससे मेरी कंटिन्यूटी चल रही है, तो फ्रिज की कॉस्ट में एक साल में तो कवर नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना पड़ता है, मेरे को बाइफरकेट करना पड़ता है, कितने साल में, जितने साल उसकी लाइफ है। कि 66,000 का अगर मैंने परचेज किया फ्रिज, तो ये मान के चलते हैं कि अगर 3 साल की लाइफ है तो लगभग 22,000 रुपए का फ्रिज मैं इस साल में यूज कर रहा हूँ, 22,000 का फ्रिज मैं अगले साल में यूज कर रहा हूँ, 22,000 का नेक्स्ट ईयर में, तो टोटल 66,000 का मेरा फ्रिज यूज हो गया। अल्टीमेटली मेरा फ्रिज जो यूज हो रहा है 66,000, सॉरी फ्रिज नहीं, सॉरी, इस वाले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लैपटॉप है। लैपटॉप की अगर मैं बात करूं, तो लैपटॉप मैंने 66,000 का परचेज किया, वो अगले 3 साल चलाऊंगा, तो मैं उसकी कॉस्ट को भी 3 साल में बाइफरकेट करूंगा ना। अगर मैंने एक ही साल में बाइफरकेट, एक ही साल में उसको कॉस्ट में डाल दिया, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट आएगी। सेम सिचुएशन में फर्स्ट ईयर में 134 कमा रहा हूँ, सेम सिचुएशन में सेकंड ईयर में 2 लाख कमा रहा हूँ, जो कि कंपेरेबल ही नहीं है। अगर मेरे को कंपेरेबल प्रॉपर तरीके से बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 66,000 को डिवाइड करना पड़ेगा कितने ईयर में, 3 ईयर में, क्योंकि मैं इसको कितने साल में यूज कर रहा हूँ, 3 साल में यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, तो मेरा फिगर कितनी आती है, 22,000 है ना। तो 22,000 का फ्रिज में इस साल यूज कर रहा हूँ, लगभग 22,000 का फ्रिज मैं इस बार यूज कर रहा हूँ, और 22,000 का ही इस बार यूज कर रहा हूँ। तो अब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी, अब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितनी आ जाएगी, 1,38, नहीं, 6 2 78, 1,78,000, राइट। सेकंड ईयर में कितनी आ जाएगी, 1,78,000। नेक्स्ट ईयर में कितनी आ जाएगी, 1,78,000। अब देखिए, अब क्योंकि मेरी रेवेन्यू सेम है, एक्सपेंस सेम है, और फिक्स एसेट भी मैं सेम प्रोपोर्शन में यूज कर रहा हूँ, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या आई, सेम सेम आई, क्योंकि सारी की सारी कंडीशन जो सेम चल रही थी फर्स्ट ईयर में, सेम ही सेकंड ईयर में चल रही है। कि फर्स्ट ईयर में मेरे पास में 50 स्टूडेंट थे, जिससे मैं 10,000 रुपये लेता था एक पर्सन से, तो 5 लाख रुपए आते थे, 3 लाख का मैं खर्चा करता था, और 22,000 रुपये का मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, 700 घंटे की एवरेज क्वेश्चन में निकाली कि 700 घंटे में यूज करते हैं, उसी कोर्स इतनी बन रही है हमारी मोटी मोटी। तो मैं 22,000 रुपये का लैपटॉप इस साल में यूज कर लिया। अगले साल भी सेम कंडीशन, 50 स्टूडेंट आए, 3 लाख का ही खर्चा हुआ। लैपटॉप मैंने परचेज तो पहले ही कर लिया था, लेकिन यूज अभी कर रहा हूँ। परचेज पहले ही कर लिया था, पेमेंट पहले ही कर चुका था, लेकिन उसको यूज कब कर रहा हूँ मैं, सेकंड ईयर में कर रहा हूँ, थोड़ा सा पोर्शन उसका, ऐसे उसका थोड़ा सा पोर्शन में थर्ड ईयर में परचेज कर रहा हूँ, वो सॉरी यूज कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली टोटल में 66,000 को कहां पे ले गया, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले गया। अब जो मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डाल रहा हूँ, इसका नाम हम क्या देते हैं,
डेप्रिसिएशन। आपने फर्स्ट ईयर में जो परचेज किया तो पेमेंट फर्स्ट ईयर में कर दी, एक्सपेंस में मैंने उसको कब डाला, 3 साल में डिवाइड करके। फर्स्ट ईयर पे निकालेंगे परचेज 66 की करी, लेकिन मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम पे क्या किया, उसका एक पोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गया। देखिए वो कैसे होता है, मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए जब मैंने फिक्स एसेट परचेज करी, पहले हम एक्सपेंस का एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा प्रिंटिंग का था। मैंने कोई प्रिंटिंग मटेरियल परचेज किया, तो मैंने एंट्री क्या करी होगी, एक्सपेंस डेबिट क्या होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, मान लेते हैं 10,000 रुपीज का मैंने किया टू कैश या बैंक। तो मैंने क्या किया, ये वाले अमाउंट को कहाँ पे ले गया मैं, एक्सपेंस में ले गया, मतलब इसको मैंने डेबिट कर दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस को मैंने डेबिट कर दिया, एक्सपेंस में ले गया। जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो टोटल रेवेन्यू माइनस हमारे एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मेरा एक्सपेंस में जो गया 10,000 गया, 10,000 की ही मैंने पेमेंट करी। अब क्या हुआ, दूसरे एग्जांपल में मैं बात कर रहा हूँ आपको कि प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो मैं सामान लेके आया, उधार लेके आया, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू एक्सवाइजेड या एबीसी, जो भी जिससे भी मैं लेके आया हूँ, मान लेते हैं हरीश से लेके आया मैं, हरीश अकाउंट 10,000 रुपये। पहले एग्जांपल में तो मैं कैश में लेके आया था, कैश मेरे पास में चला गया, 10,000 का एक्सपेंस हो गया, 10,000 कैश चला गया। दूसरे एग्जांपल में मैं उसको कैसे लेके आया, उधार में, तब मैंने डेबिट किसको किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी को ही करा। इसमें किसको करा मैंने, प्रिंटिंग स्टेशनरी को करा। ये वाला एक्सपेंस क्या, ये कहाँ चला जाएगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में चला जाएगा, ये भी कहाँ चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में चला गया। बस डिफरेंस क्या है, इस वाले केस में मेरे पास में कैश चला गया, इस वाले केस में मेरे पास में कैश नहीं गया, इस वाले केस में मेरे पास में एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई, लाइबिलिटी खड़ी हो गई। 31 मार्च क्लोज हो गया, मान लेते हैं 31 मार्च 23 जो था वो ईयर भी क्लोज हो गया, अगला साल आ गया, मैंने उसको पेमेंट करी 15 मई 2024 को। अब मेरा ईयर तो यहाँ पे क्लोज हो गया। इस ईयर तक का अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करूंगा तो मैं एक्सपेंस कितना डालूंगा, 10,000 ही डालूंगा, क्योंकि मैंने एक्सपेंस डेबिट कर दिया 10,000 रुपये से, उस साल का ही एक्सपेंस है। लेकिन मैंने उसकी पेमेंट कब करी, नेक्स्ट ईयर में। तो इस ईयर में एज ऑन 31 मार्च हरीश क्या मेरी लाइबिलिटी खड़ी रहेगी, हरीश का अकाउंट एज मेरी लाइबिलिटी खड़ी रहेगी कि मैंने हरीश को पे करना है, 31 मार्च को पे करना है, 31 मार्च को पे करना है, वो मेरी लाइबिलिटी साइड में खड़ा रहेगा। ठीक है, अब मई में जब मैं आके उसको पे करूंगा, मई 23 में या मई 24 में जब भी मैं उसको पे करूंगा, तो क्या हुआ, हरीश की लाइबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी, टू कैश मेरा पेमेंट हो जाएगा। उस टाइम में मेरी पेमेंट हो जाएगी, जो मेरी पेमेंट यहाँ पे पहले ही हो गई थी, वो पेमेंट मेरी कब हो रही है, नेक्स्ट ईयर में। तो एक्सपेंस मेरा कब डाला, जिस ईयर मैंने एक्चुअल में एक्सपेंस किया, पेमेंट कब हुई, नेक्स्ट ईयर में। तो पेमेंट इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंस, पेमेंट इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंस। हम ये नहीं कह सकते कि जिस दिन मैंने पेमेंट करी उस दिन का वो मेरा एक्सपेंस है। मेरा एक्सपेंस कब का है, जब मैं वो परचेज करके ले आया, उसको मैंने यूज कर लिया। ये मान लेते मेरी 15 फरवरी 2023 की एंट्री है, ये 31 मार्च 23 की एंट्री है, ये 15 मई 2023 की एंट्री है। तो 15 फरवरी 2023 को मैं प्रिंटिंग स्टेशनरी का मटेरियल ले आया, अपने बच्चों को उसके ऊपर प्रिंट निकाल के दे भी दिए, सबको एक्सपेंस वहां पे कर भी दिया। तो जब मैं अप्रैल अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे को ये एक्सपेंस भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो प्रिंटिंग का मटेरियल ले आया, उसके ऊपर प्रिंट निकाल के बच्चों को दे भी दिए। तो जब मैं मार्च 23 तक का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करूंगा, तो उस साल में जितना भी मेरे पास में रेवेन्यू आया होगा, उसमें से मैं सारे एक्सपेंस माइनस करूंगा उस साल के। तो उस साल में जो मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी के बच्चों को प्रिंट निकाल के दी, तो उसी साल का एक्सपेंस हुआ ना ये। तो एक्सपेंस किस साल का है, 23-24, सॉरी 22-23 का एक्सपेंस है, लेकिन उसकी पेमेंट कब हुई मेरी, 23-24 में। नेक्स्ट जो मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, वो 23-24 शुरू हो गया ना, अप्रैल के बाद में। तो पेमेंट उसी कब हुई, 23-24 में। तो मेरा कहने का सिंपल सा फंडा ये है, पेमेंट इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंस। पेमेंट की डेट जो है वो एक्सपेंस की डेट से मैच कभी नहीं हो सकती। उसको इसमें हो भी सकती है अगर मैंने डायरेक्टली कैश में पे कर दिया, अगर नहीं किया तो पेमेंट की डेट का डिफरेंस बिल्कुल ही अलग है,
कि पेमेंट की डेट कोई भी हो सकती है, लेकिन एक्सपेंस की डेट कौन सी होगी, जिस दिन मैंने एक्सपेंस किया। अब पेमेंट हो सकता है मैं एडवांस में भी दे दूं। मान लेते हैं मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी थी इसको पिछले साल में, अप्रैल जो मेरा मार्च 2023 वाला क्लोज हुआ था, उसी साल में मैंने इसको पेमेंट कर दी थी कि भाई मैं तेरे से अगले साल में कुछ प्रिंटिंग का मटेरियल परचेज करूंगा, ये पेमेंट पहले ही ले लो। तो भी क्या हुआ, एक्सपेंस कौन से पीरियड का है, करंट पीरियड का, 22-23 का। लेकिन एडवांस में कब पे कर दूंगा उसको, 21-22 में। तो 21-22 में मेरा एक्सपेंस नहीं है, 21-22 में तो मैंने पेमेंट करी है। 22-23 में मैंने उसको यूज किया है, उसके प्रिंट निकलवा के लाया हूँ, बच्चों को दिए हैं, उसको रेवेन्यू का बेस में सेट ऑफ करके प्रॉफिट निकाला है। तो 22-23 का वो मेरा एक्सपेंस है। पेमेंट मेरी या पहले हो सकती है, बाद में हो सकती है, या सेम डे भी हो सकती है। क्लियर, पहली बात। तो प्रिंटिंग की स्टेशनरी का सिंपल वाला एग्जांपल हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसी को लिंक करते हैं फिक्स एसेट से। ठीक है, चलिए। अब मैंने परचेज किया क्या, फिक्स एसेट। मैंने लैपटॉप परचेज किया, डेबिट कितने 66,000 का था मेरा, टू बैंक। कितना, 66,000 मैंने बैंक से पे भी कर दिया साथ के साथ ही। अब लैपटॉप मेरा कहाँ पे चला गया, एसेट साइड में चल गया। लैपटॉप क्या है मेरा, एसेट है। तो ये एक्सपेंस में तो गया नहीं, अभी एक्सपेंस में तो नहीं गया अभी। अभी कहाँ पे खड़ा है ये मेरी एसेट साइड में, अभी कहाँ खड़ा है, मेरी एसेट्स की साइड में खड़ा हुआ है। जब मैंने बैलेंस शीट बनाई होगी तो यहाँ पे मेरी एसेट्स आ रही होगी कितने की, 66,000 की, किस नाम से, लैपटॉप के नाम से। बैलेंस शीट में ही बता दें सारी एसेट्स तो इधर इस साइड में होती है, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में होती है हमारी, है ना। तो यहाँ पे एसेट्स मेरी लैपटॉप के नाम से कितनी की खड़ी होगी, 66,000 रुपीज की एसेट्स खड़ी होगी। जैसे ही मैंने इसको परचेज किया, कि मैं डायरेक्टली इसको एक्सपेंस में डाल के सेट ऑफ नहीं किया। अब 31 मार्च आ गया, जब मैंने परचेज करी थी, मान लेते हैं 15 या 1 अप्रैल को कर लेते हैं पूरा, 1 अप्रैल 2022 को मैंने ये एसेट परचेज करी थी। मैंने एंट्री कर दी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक, की बैंक से पेमेंट कर दी और लैपटॉप मेरे एसेट में चला गया। अब जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ 31 मार्च को, जब मेरा ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 2023 का, तब मेरे पास में रेवेन्यू आ गया कितना, टोटल रेवेन्यू कितना आ गया था मेरा, 5 लाख का, है ना। टोटल एक्सपेंसेस मेरे आ गए थे अदर देन ये फिक्सेशन वाले को छोड़ के, प्रिंटिंग स्टेशनरी सैलरी वगैरह लगा के 3 लाख रुपए के। तो 2 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट आ गया था। ये आया था विदाउट डेप्रिसिएशन। अभी मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगा था, अभी एसेट्स को मैंने छेड़ा ही नहीं था, बस एसेट को बुक कर लिया था। अब 31 मार्च को 66,000 रुपए की मेरी एसेट्स है, उसमें से मैंने एस्टिमेट लगाया कि ये एसेट्स मेरी 3 साल चलेगी। कितने साल चलेगी, 3 ईयर चलेगी। ये एसेट्स मेरी 3 साल चलने वाली है। अब अगर 3 साल ही चलेगी, तो मैं एक्सपेंस में से पूरा इसी साल में मैनेज करूं, या तीनों साल में आधा डिवाइड करके कर दूं। तो बेटर तरीका हमने क्या देखा, कि तीनों साल में अगर इक्वल करेंगे तो हमारी पोजीशन बिल्कुल सही क्लियर आएगी, मिसमैच नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि जब मैं इसको पूरे साल में ब्रेकअप कर दूंगा तो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन एग्जैक्टली सेम चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले साल कुछ और आ रही है, सेकंड ईयर में कुछ और है, मिसमैच नहीं होगा, कंसिस्टेंसी चलती रहेगी। तो हमने क्या क्या निकाला इसको, कि 66,000 तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो आया मेरा 22,000। ये हर साल में अगर 22,000 पे अपना एक्सपेंस में डालता रहूं तो मेरी पोजीशन ठीक आएगी। तो मैंने इसमें से क्या किया, माइनस किया, माइनस कर देता हूँ इसमें से मैं डेप्रिसिएशन, कितना, 22,000 का। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 178 का। प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, 178 का, क्योंकि मैंने अपने बताया कि भाई ये तो मेरा एक्सपेंस एक्चुअल में तो कैश में पे कर चुका हूँ। ये वाला एक्सपेंस ऐसा है जो मैं कैश चाहे इस साल पे किया, चाहे पहले सालों में पे कर दिया, या उससे भी पहले पे कर दिया, लेकिन ये एक्सपेंस कौन सा है, इस साल का एक्सपेंस है लैपटॉप यूज करने का। कि 66,000 का परचेज किया था, 22,000 रुपए का एवरेज मैं इस साल में यूज कर रहा हूँ, तो 22,000 का मैंने एक्सपेंस में डाल दिया। अब अगर मैंने 66,000 का लैपटॉप परचेज किया था, उसमें से 22,000 का यूज कर लिया, मैंने क्या किया, 22,000 का लैपटॉप यूज कर लिया, तो अल्टीमेटली कह सकता हूँ कि मेरा बाकी कितने का लैपटॉप बच गया, 44,000 का बच गया। मेरा बैलेंस जो लैपटॉप बचा कितने का बच गया, 44,000 का बच गया। क्या हो गया, इसमें 66,000 में से मैं 22,000 तो यूज कर चुका हूँ एक्सपेंस में डाल के, बाकी लैपटॉप में ना कितने की वैल्यू कितनी बच गई, 22,000 की। अगर मैं इसको वैल्यू में डिफाइन करूँ, कि मैंने ओपनिंग में 1 अप्रैल को खरीदा था 66,000 का, एक साल में मैंने 22,000 रुपए का यूज कर लिया, तो अल्टीमेटली आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 44,000। 22,000 का यूज कर लिया ना,
66 का मैंने खरीदा, 22,000 का मैं यूज कर चुका हूँ, तो कितना बचेगा? 44 बचेगा ना। तो बैलेंस कितना बच गया मेरा कि आज की डेट में मेरी 31 मार्च को, ये जो मैं 31 मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास में मैं कह सकता हूँ कि लैपटॉप की वैल्यू 44,000 की रह गई, क्योंकि मैं 22,000 को यूज कर चुका हूँ। अब यही अगले साल में जब मैं आऊंगा, अगले साल में मैं 22,000 का फिर से यूज कर लूंगा, तो मेरे पास में कितना रह जाएगा? 22,000 रह जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में आऊंगा, दोबारा से 22,000 पे यूज कर लूंगा, तो अल्टीमेटली मेरा लैपटॉप कितने का रह जाएगा? नील। कि जितना लिया था उतना मैं एक्सपेंस में डाल चुका हूँ। आज की डेट में लैपटॉप की वैल्यू जीरो हो गई है, ऑल्दो लैपटॉप प्रेजेंट होगा मेरे पास में, लेकिन उसकी वैल्यू बुक्स में जीरो हो गई है। अब मेरे को पता है कि 3 साल बाद खराब हो जाते हैं, अब इसकी हालत ऐसी हो गई होगी कि मार्केट में जाऊंगा तो 1,500 रुपये मैक्सिमम मिल जाएंगे इसके, या कुछ एक्सचेंज ऑफर में आएगा तो 2-3 हजार रुपये मिल जाएंगे, अदरवाइज से ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लैपटॉप खराब हो चुका होगा। तो बुक्स में, मैं बुक्स की बात करूं, तो बुक्स में मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? बैलेंस ये लैपटॉप की नील हो जाएगी कब? 3 साल बाद, क्योंकि मैंने एस्टिमेट लगाया था 3 साल में ये लैपटॉप खराब हो जाएगा। वही मैंने बुक्स में वही प्रेजेंट कर दिया कि 3 साल में ये लैपटॉप मेरा खराब हो चुका है, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो किसी भी कंडीशन में, वो डिफरेंट थिंग है। फिजिकल कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स। बुक्स में मैंने राइट ऑफ कर दिया, फिजिकली वो प्रेजेंट हो सकता है। अब हो सकता है कि उस लैपटॉप को मैंने इतने अच्छे से रखा कि अगर आज भी मार्केट में जाऊँ वो 20,000 का बिक जाएगा, वो डिफरेंट थिंग है। कि मेंटेनेंस मैंने अच्छी करी या कुछ भी करा, और उसकी मैंने कुछ भी केयर नहीं करी, आज के डेट में मार्केट में जाऊंगा तो कोई 150 रुपये भी नहीं देगा, ऐसी गंदी हालत हो रखी है। तो डिपेंड करेगा उसकी सिचुएशन पे कि एक्चुअल उसकी फिजिकल सिचुएशन 3 साल बाद क्या है, वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। क्या किया मैंने? उसको डेप्रिशिएट कर दिया, हर साल में 22,000 रुपए का मैंने यूज कर लिया, अपने एक्सपेंस में को मान के अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? चलिए, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी हमारी? देखिए, अब यहाँ पे जब मैंने एक्सपेंस डेबिट किया, यहाँ पे मैंने जब 22,000 रुपये को एज ए एक्सपेंस माना, 22,000 रुपये को जब मैंने एज ए एक्सपेंस माना, तो ऑब्वियसली मैंने डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा एक्सपेंस को? एक्सपेंस का नाम क्या है मेरा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 22,000 से। अब मैंने दूसरी तरफ क्या किया? देखो, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि मेरी, जब मैं डेप्रिसिएशन में ले जाऊंगा एक चीज को, तो यहाँ से कम भी तो होगा ना एसेट्स में से। जब एसेट्स मेरी कम होगी, एसेट्स मेरी कम होगी, तो उसको मैं क्या नाम देता हूँ? वो उसको डेबिट करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। हाँ, जब मेरी एसेट कम होती है तो क्या करते हैं हम उसको? क्रेडिट। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे? लैपटॉप। है जी। लैपटॉप लैपटॉप भी को तो मैंने डेबिट किया था ना। हाँ, जो भी मैंने लेजर बनाया होगा, अभी मैंने यहाँ पे जो लेजर बनाया वो लैपटॉप के नाम से बनाया। अभी जब मैंने एंट्री करी थी यहाँ पे, लैपटॉप के अकाउंट के नाम से लेजर बनाया था ना। जब मैंने लेजर ही उसका लैपटॉप अकाउंट के नाम से, जो मैंने पेज बना रखा होगा, बात करता हूँ, तो मैं उसके ऊपर लिखा है लैपटॉप अकाउंट। तो लैपटॉप वाले अकाउंट वाले पेज के अंदर ही तो मैं उसको माइनस करूंगा, जहाँ पे वो 6000 रुपये मैंने ऐड किया होगा, उसी में तो 22,000 रुपये माइनस करूंगा। अगर मैंने उसको बनाया होता फिक्स के नाम से, तो मैं फिक्स के नाम से माइनस कर देता। अगर मैंने लैपटॉप एंड कंप्यूटर के नाम से बनाया था, तो लैपटॉप एंड कंप्यूटर ऊपर लिखता, उसी के नाम से माइनस करता। तो जिस भी नाम से मैंने लेजर बनाया, उसी के नाम से मैं उसको माइनस भी कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? लैपटॉप अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कितने से? 22,000 रुपये से। तो यहाँ पे हमने नरेशन लिख दी, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, तो हमारी डेप्रिसिएशन एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा पीएनएल में चला गया और लैपटॉप की मेरी वैल्यू 22,000 रुपये से कम हो गई। अब अल्टीमेटली लैपटॉप कितने का बच गया होगा मेरा? 44,000 का बच गया होगा 31 मार्च 2023 को। नेक्स्ट ईयर भी सेम एंट्री में कर दूंगा, तो लैपटॉप कितना बच जाएगा? 22,000 का। उसके बाद भी मैं थर्ड ईयर में सेम एंट्री जब करूंगा, तो लैपटॉप मेरा जीरो वैल्यू को मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से बच जाएगा, और हर साल के हिसाब से वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया इक्वल अमाउंट, ताकि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी पे असर इफेक्ट ना पड़े, कंपेरेबल मेरी पोजीशन बनी रहे। ठीक है, चलिए अब देखिए, डेप्रिसिएशन में हमारे पास में एक तो हमने ये एंट्री करी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप, कि मैंने लैपटॉप की वैल्यू से ही माइनस कर दिया। लेकिन अगर मैं कंपनी एक्ट की बात करूं, तो कंपनी एक्ट कहता है कि आपको लैपटॉप के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना।
लैपटॉप के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना। आपने लैपटॉप जितने का परचेज किया है ना, देखिए अभी वाली पोजीशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मार्च 23 की बैलेंस शीट बनाऊं, मार्च 24 की बनाऊं और मार्च 25 की बनाऊं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे मेरा लैपटॉप आया होगा कितना, 66,000, माइनस मैंने डेप्रिसिएशन कर दिया 22,000, बैलेंस कितना बच गया मेरा 44,000। अब जब 44 का बच गया तो यहाँ पे भी मेरा 44 ही आएगा नेक्स्ट ईयर में। लैपटॉप 44,000 माइनस में डेप्रिसिएशन कर दूं 22,000, कितने का बच गया मेरा बैलेंस 22,000 का। अब यहाँ पे मेरा लैपटॉप कितने का आएगा मेरा 22,000 का, लेस डेप्रिसिएशन कर दूं मैं 22,000 का, यहाँ पे अब कितना आ जाएगा नील। अल्टीमेटली मेरी सिचुएशन ये चल रही है, अगर मैं इंडिविजुअल की या किसी किसी भी XYZ पर्सन की बैलेंस शीट बनाता हूँ तो ऐसे ही मैं दिखाता हूँ कि 44,000 का जब मेरा यहाँ पे लैपटॉप था, मैंने ओपनिंग में यहाँ पे 44,000 दिखाया, यहाँ 22,000 का तो मैंने यहाँ पे 22,000 का लैपटॉप दिखाया। लेकिन कंपनी एक्ट क्या कहता है, कंपनी एक्ट आपको बताया था मैंने कि इंडिया में कई सारे एक्ट लगते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी एक्ट और बाकी अदर पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट या फिर LLP है, जितने भी मतलब कई सारे एक्ट लगते हैं। अब उसके अंदर से मेन हमारा जो कंपनी के ऊपर लगता है, कंपनी को लगता है कि कंपनी के जब फाइनेंशियल बनाते हैं वो कैसे बनाने पड़ेंगे हमको, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, कि कंपनी एक्ट ने जो रिक्वायरमेंट दे रखी है मेरे को उसी के अकॉर्डिंग उसके फाइनेंशियल बना के उनको देने। पार्टनरशिप एक्ट ने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट दी नहीं, तो मैं अपने हिसाब से कैसे ही बना सकता हूँ। प्रोप्राइटर के ऊपर कोई एक्ट लगता नहीं है तो मैं कैसे ही बना सकता हूँ। ट्रस्ट के केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ट्रस्ट वालों ने या सोसाइटी वालों ने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दे रखा हो कि इसमें बैलेंस शीट बनानी है, तो मैं अपनी तरफ से बना सकता हूँ। मैं इंश्योरेंस की कंपनी की बात करूं तो उसके ऊपर स्पेसिफिक फॉर्मेट किसका लगता है, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने अलग से एक फॉर्मेट दे रखा है, तो मेरे को उनके फॉर्मेट बनानी पड़ेगी, ठीक है, IRD की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए अगर मेरे पास कोई भी एक्ट लग रहा है, मैं जो भी मेरी एंटिटी है, जो भी मेरा इंटरप्राइजेज में काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर अगर कोई एक्ट लग रहा है, वो एक्ट अगर बोलता है कि आपको इस तरीके से प्रेजेंट करने हैं तो मेरे को उसी तरीके से प्रेजेंट करने पड़ेंगे। अगर वो कुछ साइलेंट है उस चीज में कि कैसे प्रेजेंट करें, तो वो मैं अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड जो है उन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे रखा था, आपको इसी फॉर्मेट में फाइनेंशियल बनाने, तो मेरे को उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में फाइनेंशियल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 66-22, 44-22, 22-22। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी एक्ट ने क्या बोला है, कंपनी एक्ट क्या बोल रहा है, वो बोलता है कि जितना आपका ओरिजिनल कॉस्ट है ना एसेट की, जितनी ओरिजिनल कॉस्ट है वो हर साल दिखनी चाहिए मेरे को। ओरिजिनल कॉस्ट जो है आपकी 66,000 है हमारी, इससे जैसे कि 25 की ओरिजिनल कॉस्ट हुई, वो कहता है कि ये ओरिजिनल कॉस्ट जो आपकी 66,000 की है ना, मेरे को हर साल दिखनी चाहिए कि भाई आपने कितने का परचेज किया था और आज की डेट में वैल्यू क्या है। एक ओरिजिनल कॉस्ट दिखनी चाहिए और एक वैल्यू एज ऑन डेट, वैल्यू एज ऑन डेट कितनी है वो दिखनी चाहिए मेरे को। तो अगर मैं पहले साल की बात करूं तो ओरिजिनल कॉस्ट मेरे पास में आ रही है, वैल्यू एज ऑन डेट मतलब 31 मार्च को आ रही है, तो ये पहला साल तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल में वैल्यू एज ऑन डेट तो आ रही है, अगर मैं इसको ए कहूं, इसको मैं ए कहूं और इसको मैं बी कहूं, तो इसमें ए ही आ रहा है और बी ये आ रहा है। इसमें बी तो आ रहा है लेकिन ए वाली वैल्यू नहीं आ रही, ए वाली वैल्यू हमारी मिसिंग है। इसमें भी अगर मैं ये बात करूं तो बी एज ऑन डेट की वैल्यू तो आ रही है, लेकिन ए वाली वैल्यू इसमें भी नहीं आ रही जो कि मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा, यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा 66 है ना। तो पहले साल को तो सेम ही रख लेते हैं कि पहले साल तो सेम ही रहेगा मेरा, मैं दूसरे साल पे आता हूँ। पहला साल तो सेम रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे साल में मेरा जो मार्च 2024 का बनेगा, उसमें मेरे को लैपटॉप की वैल्यू कितनी दिखानी है, लैपटॉप की वैल्यू कितनी दिखानी है 66,000। क्लोजिंग वैल्यू कितनी दिखानी है, मेरे को यहाँ पे दिखानी है
22,000। अब यहाँ पे एक फिगर डालूंगा तभी तो आएगा ना, इसमें से कुछ माइनस, इसमें से मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा, 44,000, तभी मेरी क्या वैल्यू आएगी, 22,000। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ए आ गया, बी आ गया, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब ये जो 44,000 आया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या दे दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया। वो उसका मतलब क्या हुआ, 22,000 पिछली बार लगा था। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, टोटल एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट करना पता है, समझ रहे हो ना, कि पहले इतना था, इस साल इतना हो गया, तो टोटल मिला के इतना हो गया, अगले साल इतना हो गया, टोटल मिला के इतना हो गया। तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना हो गया डेफिनेशन का, 44,000। वो कैसा, 2023 वाला 22,000 पे, 31 मार्च 23 का 22,000 पे, ऐसे 31 मार्च 24 का 22,000 पे, तो टोटल कितना हो गया, 44,000। यही फिगर हमने यहाँ पर लिख दी कि आज तक हमारा इतना डेप्थ लग चुका है, टोटल इतने की एसेट थी, आज तक इतना डेप्थ लग गया, तो क्लोजिंग कितना बच गया। तो अगर मैं यहाँ पे 44,000 माइनस 44,000 दिखाता हूँ, तो मेरी ए वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अगर मेरे को यहाँ पे 22,000 पे ऐड करना है, तो इसमें भी 22,000 ऐड करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने उसका नाम क्या दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जब मैं नेक्स्ट ईयर में आऊंगा, मार्च 25 में, अब जब मैं आऊंगा मार्च 25 में, तभी मेरे को लैपटॉप कितना दिखाना पड़ेगा, 66,000 का। अब मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 44 तो पिछली बार का था, 24 तक का, 22,000। ये थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर तो सेम ही चल रहा है, ये सेकंड ईयर हो गया मेरा, ये थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो थर्ड ईयर में कितना हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44, 44 तो मैं पिछली बार तक लगा चुका हूँ। फर्स्ट ईयर मैंने कितना लगाया, 22,000, सेकेंड ईयर 22,000, थर्ड ईयर में 31 मार्च 25 में कितना लगाऊंगा, 22,000 और लगा दूंगा मैं, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा एक्यूमुलेटेड 66। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा कितना आ गया, 66,000, और एसेट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, नील। तो बी वाली कंडीशन ही आ गई मेरी, बिल नील, मेरा एसेट की वैल्यू तो नील हो गई, लेकिन मेरा ओरिजिनल कॉस्ट कहाँ पे दिखता रह रहा है, यहाँ पे 66,000, जो कि ए वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। तो अब अल्टीमेटली मेरे पास में ओरिजिनल कॉस्ट भी दिख रही है, और क्लोजिंग एक्चुअल में वैल्यू कितनी है वो भी दिख रही है। अब देखिए इसका पर्पस क्या है दिखाने का, हाँ, इसका पर्पस क्या है हमारा दिखाने का, ऐसे कि भाई मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट भी दिखती रहे, और डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी दिखती रहे, और क्लोजिंग वैल्यू भी दिखती रहे। तो पर्पस सिर्फ ये है कि जब तक आपके पास में एसेट्स है ना, जब तक आपके पास में बुक्स में एसेट्स है, आप वो एसेट्स शो करेंगे। अब देखिए हमने तो क्या किया, 66,000 को पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया, डिवाइड बाय में 3 करके इक्वल टू 22,000 आया, और राइट ऑफ कर दिया पूरा पूरा। एक्चुअल में अगर मैं कंपनी की बात करूं, तो वो पूरा राइट ऑफ कभी नहीं करता। वो क्या कहता है, इसमें से 5% की वैल्यू को रख लेता है। 66,000 को 5% कितना होगा, इनटू में 5%, 3300। तो कंपनी क्या करता है, 66,000 -5% ऑफ वैल्यू 3,300, कितना बचे मेरे, 62,700। वो कहता है जितनी भी आपकी लाइफ है ना, 3 साल की लाइफ आप मान रहे हो, तो आप 62,700 को 3 साल से डिवाइड करके अपना एक्सपेंस क्लेम करोगे, और 33,100 आपका बैलेंस पड़ा रहेगा हमेशा। तो जब मैं 62,700 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा 20,900 रुपए का हर महीने। जैसे पहले 22,900 लग रहा था, अब क्या लगेगा, 20,900 रुपए हर महीने लगेगा। अगर मैं 20,900 रुपए हर महीने डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, तो देखो क्या सिचुएशन आती है,
66,000 का था मेरा, फर्स्ट ईयर में मेरा डेप्शन लग गया 20,900। कितना बच गया इसमें से? 66,000 माइनस 20,900, 45,100 की मेरी एसेट बच गई। ठीक है ना? अब मैंने फिर से क्या किया, डेप्शन लगा दिया 20,900 का। तो 20,900 जब मैंने दोबारा से लगा दिया तो मेरी एसेट कितने की बच गई? 24,200 की। ये फर्स्ट ईयर में लगाया मैंने, ये सेकंड ईयर में लगाया। अब थर्ड ईयर की 3 साल की लाइफ में जो मायने थी, 20,900 में फिर से लगा दूंगा, माइनस 20,900, ये मैंने लगा दिया। थर्ड ईयर में मेरे कितने बैलेंस बच गया? 3,300, जो मैंने स्टार्टिंग में रख लिया था अपना। इस 66,000 में 3,300 मैंने रख लिया, बाकी को मैं राइट ऑफ करूंगा एक्सपेंस में। अब ये 3,300 जो मैंने रखा, इसको हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू, तो जैसा मैंने आपको बताया था, जब मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ 60,000 का, मेरी बुक्स में 3 साल बाद नील हो गया है, बट वो लैपटॉप तो प्रेजेंट है मेरे पास में, मैं मार्केट में जाऊँ कुछ तो मिलेगा ना उसका। तो इसलिए कंपनी एक्ट ने बोला कि आप जब कोई एसेट परचेज करके करोगे, तो जब भी उसकी लाइफ खत्म होगी, किसी की 3 साल, किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, वो डिपेंड करता है कि क्या क्या रेट डिफाइन है, हर एसेट की अलग अलग लाइफ होगी। तो कहता है कि जब भी आप उसको राइट ऑफ कर लोगे, 3 साल की एसेट को अगर 3 साल में आपने राइट ऑफ कर दिया, तो कुछ तो देके जाएगा ना वो। तो मानते हैं कम से कम 5% तो आपको दे ही देगा ना वैल्यू का, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव में जाएगा वो। कम से कम 5% तो दे ही देगा। अब 3 साल बाद जो मेरा लैपटॉप बचेगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, कम से कम 3,300 रुपये तो मिल जाएंगे ना। अगर नहीं भी मिले, चाहे उसके मिले 1,000 रुपये, चाहे उस लैपटॉप को मार्केट में बेचने से, जो मेरा 3 साल बाद पड़ा हुआ है, चाहे मेरे को 1,000 रुपये मिले, चाहे मेरे को 5,000 रुपये मिले, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने मान लिया कम से कम 3,300 की एक एवरेज कॉस्ट आप बना के रखोगे, और ये कब तक बना के रखोगे? जब तक आपके पास में एसेट है। अब हो सकता है कि मेरे पास में एसेट्स हो 3 साल बाद, अब मैं चौथे साल भी उसको यूज कर रहा हूँ, चौथे साल भी मैं उसको यूज कर रहा हूँ। लैपटॉप मैंने परचेज किया, मैंने माना था पहले आज की डेट में कि 3 साल बाद ये खराब हो जाएगा। 3 साल हो गए आज, खत्म हो गए 3 साल, मेरी बुक्स में 3,300 रुपये की वैल्यू बच गई। अभी लैपटॉप सही चल रहा है, मैंने इसके अंदर 150 रुपये खर्चा किया, और एक साल इसने और निकाल दिया। ऐसे तो मेरे पास में है, उसको मैं यूज भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेंस तो सारा कर चुका हूँ पहले ही, उसको डेप्रिशिएट कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसको यूज कर रहा हूँ। जब तक मैं उसको यूज करता रहूंगा, मेरी बुक्स में ये वाली वैल्यू दिखती रहेगी 3,300 रुपये, जो कि 5% वाली वैल्यू है। ठीक है? ये कंपनी एक्ट बोलता है, अदर एक्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता। कंपनी एक्ट ये बोलता है कि 5% की रेजिडुअल वैल्यू आप रखोगे, कब तक? जब तक आपके पास में एसेट प्रेजेंट है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टूट फूट जाएगी, आप इसको कबाड़ में बेच लोगे, आपके हाथ से ये एसेट चली जाएगी बिल्कुल, आपके पैमाने से बाहर हो जाएगी, तब आप ये 3,300 रुपये को खत्म करोगे। क्लियर है? खत्म कैसे करोगे? जितने भी आपके पास में पैसा रिकवर हुआ वो माइनस कर दो, बाकी को आप एक्सपेंस में डाल दोगे। अगर 3,300 का 1,000 मेरे को रिकवर हो गया उससे, तो भाई बाकी जो मेरा बचा, मेरा 1,300 वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा उस साल का, जिस साल में वो मेरी डिस्ट्रॉय होगी। क्लियर? अगर कुछ ज्यादा मिल गया तो मेरे को प्रॉफिट भी होगा। मेरी बुक्स में 3,300 रुपये की है, मेरे को उससे मिल गया 5,000 रुपये, तो मेरा 1,300 रुपये ना, 1,700 मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो उस टाइम पे डिपेंड करेगा, जब आप सेल करोगे उसको, तो उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो प्रॉफिट या लॉस हम अपनी बुक्स में बुक कर लेंगे। कैसे करते हैं हम बाद में भी देखेंगे, अभी इसको, अभी सिंपल से मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल समझाने का ये था कि डेप्रेशन कैसे लगता है, समझ गए हम लोग, क्यों लगता है ये समझ गए। अब जो टर्म मैंने यूज करती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी एंट्री भी मेरी बुक्स में होनी चाहिए। वो कैसे होती है देखो, जो टर्म मैंने यूज करती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, कंपनी एक्ट बोलता है कि ऐसे ऐसे हमको दिखाना है, ओरिजिनल कॉस्ट भी दिखानी है, नेट वैल्यू भी दिखानी है, और आज तक कितना डेप्रेशन लग गया वो भी दिखाना है। तो मैं जब एंट्री करूंगा, पहले मैंने एंट्री क्या करी थी अपनी डेप्रेशन की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप, मैंने करी थी 22,000 है ना, 22,000 हमने एंट्री करी थी। हमने क्या किया था, इस वाली एंट्री में लैपटॉप को ही माइनस कर दिया था। अब वो कह रहा है सर आपने लैपटॉप को माइनस नहीं करना, आपने लैपटॉप को माइनस नहीं करना, लैपटॉप आपने 66,000 रुपये का ही रखना है, कि जो मैंने लैपटॉप परचेज किया था, तो लैपटॉप टू बैंक 66,000 मैंने करा था। कोई नहीं, कैश टू बैंक कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो जा रहा है ना मेरा। ठीक है?
कैश या फिर कोई भी एंट्री कर दी, लेकिन लैपटॉप अकाउंट को मैंने डेबिट किया था। अब वो कहता है कंपनी की आपने लैपटॉप अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना, लैपटॉप आपका 66,000 का ही बुक्स में दिखाएगा। जो आपका लेजर है लैपटॉप का, जो लेजर हमने बनाया होगा लैपटॉप वाला लेजर, उसके अंदर आपकी 66,000 की वैल्यू ही दिखेगी हमेशा, जब तक कि वो लैपटॉप आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब आपके लैपटॉप की वैल्यू को खत्म कर देना। तो हमने कहा सर देखो, अगर मैं लैपटॉप की वैल्यू को यहाँ पे नहीं दिखाता, मैं यहाँ पे लैपटॉप को क्रेडिट नहीं करता, तो क्या क्रेडिट करूं, क्योंकि लैपटॉप तो मेरे को 66,000 का दिखा रहा है। तो एक वर्ड आया हमारा, कौन सा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और इस हेड को कहाँ पे ले गया मैं, फिक्स एसेट के अंदर ही, कहाँ पे ले गया, फिक्स एसेट के अंदर ही, क्योंकि लैपटॉप जब मैंने डाला था फिक्स एसेट के अंदर डाला होगा, तो उसका जो डेप्रिसिएशन उसको मैं कहाँ ले गया, फिक्स एसेट के अंदर, ताकि मेरे को वहीं पे दिख जाए कि वैल्यू कितनी है। अब वो दिखेगी कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने एक ग्रुप है मेरा, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये मेन ग्रुप है। इसके अंदर मैंने एक लेजर बनाया था पहले लैपटॉप का, जो मेरे 66,000 रुपये से डेबिट हो गया था, ठीक है ना। फिर अगला लेजर मैंने आपको बताया बताया कि मैंने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनाया, वो भी किसी हेड में बना दिया मैंने, फिक्स एसेट के हेड में। कितने रुपए से कर दिया मैंने इसकी एंट्री, 22,000 रुपए की। और ये क्या हो गया मेरा, क्रेडिट है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया ना मैंने, लैपटॉप की जगह मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया है। तो यहाँ पे लैपटॉप मेरा क्रेडिट नहीं हुआ, लैपटॉप सेम दिखता रहा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे 22,000 आ गया। तो नेट अगर मैं इफेक्ट देखूं इसका, फिक्स रहेगा, कितना रहेगा मेरा, 44,000 रहेगा। वो क्या रहेगा, डेबिट में रहेगा, इतना डेबिट इतना क्रेडिट, तो नेट डेबिट इतना बच गया। तो अल्टीमेटली फिक्स एसेट मेरी कितनी बच गई, 44,000 की, जिसका ब्रेकअप क्या हो गया कि 66,000 का लैपटॉप था, 22,000 का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर जब मैं एंट्री करूंगा, नेक्स्ट ईयर जब मैं एंट्री करूंगा, तो ये सिचुएशन क्या बन जाएगी मेरी, नेक्स्ट ईयर मेरी सिचुएशन क्या बन जाएगी, वही फिक्स एसेट का जो मेरा मेन ग्रुप होगा, उसके अंदर एक हेड दिख रहा होगा मेरे को लैपटॉप का लेजर, 66,000 से डेबिट में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख रहा होगा मेरे को। अब वो कितने से दिखेगा, एक तो मैंने 22,000 से पहले एंट्री करी थी, एक और एंट्री इस बार भी करूंगा मैं डेप्रिसिएशन की। क्या एंट्री करूंगा मैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने से, 22,000 से। ये तो मेरा एक्सपेंस में चला जाएगा, ये मेरा क्या है, एसेट के अंदर मैंने क्रिएट करा इसको। तो 22,000 का पहले बना हुआ था, 22,000 का और बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ये, 22,000 का पहले पिछली बार भी था ना, 22,000 का अब हो गया, तो एक्यूमुलेट कितना हुआ, 44 हो जाएगा ना मेरा। जब मैंने पिछली बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया 22,000 रुपये का, वो मेरी फिक्स एसेट के अंदर क्रेडिट में पड़ा हुआ है, मैंने एक और एंट्री कर दी उसकी, तो ऐड हो जाएगी ना उसके अंदर, 22,000 और 22,000 कितना हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिखाएगा मेरे को, 44,000 कैसे, क्रेडिट में। और नेट बैलेंस की बात करूं तो कितना दिखाएगा वो, 22,000 रुपये का डेबिट बैलेंस दिखाएगा, किसी का फिक्स रहेगा कि मेरी फिक्स है आज की डेट में 22,000 रुपये की पड़ी है, कब, 31 मार्च 24 को, 23 का 24 आएगा ना नेक्स्ट ईयर में, क्लियर है। अगले साल में क्या होगा, ये 44,000 की जगह कितना हो जाएगा मेरा, 44,000 की जगह कितना हो जाएगा, 22 की। लास्ट मैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस की बात कर रहा हूँ, मैं डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा। हाँ, एक्यूमुलेटेड तो मेरा 66 हो जाएगा ना, डेप्रिसिएशन मेरा कितना जाएगा, डेप्रिसिएशन मेरा 22,000 ही जाएगा, एक्यूमुलेटेड में 22,000 और ऐड हो जाएगा। पिछली बार 44,000 था, इस बार 22,000 और ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 66,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, नहीं, क्लियर है। चलो इसको एक बार टैली में करके भी देख लेते हैं। अभी हमने कोई पिक्चर बना रखी है इसमें, वो चेक करते हैं। पिक्चर मेरे पास में मशीनरी है और कंप्यूटर है, इस पे मैं डेप्रिसिएशन शायद लगा चुका हूँ किसी आइटम पे, इस पे हमने लगा दिया था कंप्यूटर पे। हम प्लांट एंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं 1 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है। अब देखिए डेप्रिसिएशन लगाने की कंडीशन क्या होती है, अब देखिए ये तो हमने कौन सा समझ दिया, हमने एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे की। मैंने मशीनरी परचेज करी थी, कब करी थी, स्टार्टिंग में करी हुई है, मान लेते हैं पिछले साल ही थी। हाँ, पिछले साल ही परचेज की हुई, जब तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है मेरा, ये ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है ना, तो पिछले साल परचेज कर दी और 1 लाख की मेरी मशीनरी अभी पड़ी हुई है।
डेप्रिसिएशन पर कुछ लगा नहीं है, तो 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन को चार्ज कैसे करूंगा मैंने यहाँ पे तुमको एग्जांपल दे दिया था कि 66,000 रुपये का है, डिवाइड बाय 3 कर दो, लगा दो, या फिर 5% की रेजिडुअल वैल्यू रख लो, डिवाइड बाय 3 कर दो और लगा दो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लगता है डेप्रिसिएशन? वो लगता है कि ना कंपनी एक्ट ने क्या कर रखा है, हर एसेट की लाइफ डिस्क्राइब कर रखी है। हर एसेट की लाइफ डिस्क्राइब कर रखी है कि कौन सी एसेट की लाइफ कितनी होगी। पहले हमारे वाला एग्जांपल मैंने खुद एज्यूम कर लिया था कि कितनी लाइफ होगी, लेकिन एक्चुअल में जब लगता है तो हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी एक्ट ने क्या लाइफ डिफाइन कर रखी है उस एसेट की। तो जो भी एसेट है उस एसेट की जो भी लाइफ उसने डिफाइन कर रखी है, अगर मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी लाइफ उन्होंने 10 ईयर कर रखी है, तो 10 ईयर के हिसाब से हमको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अगर फर्नीचर है, फर्नीचर की 10 साल है तो उसके हिसाब से, कंप्यूटर है, कंप्यूटर की 4 साल है तो कंप्यूटर की 4 साल के हिसाब से, तो जो भी लाइफ उसने डिफाइन कर रखी है उसके हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। नहीं, कंपनी एक्ट एक ही है। जैसे एक्ट क्या होता है पता है आपको? एक्ट होता क्या है? लॉ जो बनते हैं। देखिए, जब गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए अलग लॉ बनाएगी, किसी और के लिए अलग लॉ बनाएगी, यार कंपनी की लॉ तो एक ही बनेगा ना। वो लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। जो भी लॉ होगा, जैसे कंपनी एक्ट का अगर कोई लॉ बना, वो पास हो गया, और लॉ बनने के बाद में वो जितनी भी कंपनी होगी, जो भी उसमें डिफाइन कर रखा होगा कि ये लॉ इसी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो जितनी भी कंपनी इसके अंदर फॉल करेंगी उनके अंदर वो लॉ लग जाएगा। ऐसे इनकम टैक्स एक्ट जब पास होगा, इनकम टैक्स लॉ बन जाएगा, तो वो भी क्या होगा, जितने भी पर्सन है हमारे, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा जो भी उसके अंदर फॉल करते होंगे। क्लियर? तो लॉ एक ही होगा हमारा, वो सब कंपनीज पे लगेगा जितनी भी उस कंपनी उसके अंदर फॉल करेंगी। क्लियर? तो कंपनी एक्ट ने डिफाइन कर दिया कि इस एसेट की लाइफ इतनी होगी। तो अब वो फर्नीचर चाहे एबीसी ने परचेज कर रखा हो, चाहे हरीश लिमिटेड ने परचेज कर रखा हो, चाहे रिलायंस ने परचेज करा हो, चाहे टाटा बिरला ने परचेज कर रखा हो, सबके ऊपर अप्लाई वही होगा कि उसकी एसेट की लाइफ उतनी ही है, क्योंकि वो लो बन चुका है। क्लियर? तो ये एसेट की लाइफ के हिसाब से डिफाइन होगा कि कितनी उसकी लाइफ है, और उसके हिसाब से उसका हम लोग क्या करते हैं, रेट निकाल लेते हैं। अब हर साल में डिवाइड करके नहीं देखता, हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से उसका रेट निकाल लेते हैं कि उसका रेट क्या है। चलिए, वो कैसे पता चलेगा, हम एक बार देख लेते हैं। देखो, नेट पे हम आते हैं, यहाँ पे हम सर्च मारते हैं डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। देखिए, डेप्रिसिएशन रेट एंड प्रोविजन एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के क्या प्रोविजन है डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे दे दिए। ये सारा का सारा यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ना भी सही इसको घर पे जाके ना। ठीक है, अभी हम सबसे नीचे आते हैं जहाँ पे रेट लिखे हैं। देखिए, यहाँ पे बताया इन्होंने नेचर ऑफ एसेट क्या है, ये ऊपर सब कुछ लिख रखा है, आप पढ़ना उसके अंदर की क्या क्या लिखा है। मैं अल्टीमेटली क्रक्स पे आ रहा हूँ। क्रक्स में क्या उन्होंने डिफाइन कर दिया कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, किस एसेट की कितनी है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया नेचर ऑफ एसेट, कि उस एसेट का नेचर क्या होना चाहिए, और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, ये उन्होंने डिफाइन कर दिया यहाँ से यहाँ तक का। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का बात बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक नेचर ऑफ एसेट और उसकी यूजफुल लाइफ। अब जब उसकी यूजफुल लाइफ आ गई, तो ये जो रेट आप देख रहे हो, रेट एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, ये क्या क्या हम जैसे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट या फिर जितने भी प्रोफेशनल है, उन्होंने उसके हिसाब से रेट निकाल दिया, ताकि हर पर्सन को बार बार दिक्कत ना हो कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है। उन्होंने एक सिंप्लीफाइड तरीके से रेट निकाल दिया। तो कंपनी एक्ट ने क्या, वो अभी आएंगे। ठीक है, कंपनी एक्ट ने नेचर और लाइफ डिफाइन कर दी, हम लोगों ने उसके सिंप्लीफाइड करने के लिए रेट भी निकाल दी कि भाई क्या रेट लगेगा, इस लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो इतने रेट से करेंगे, तो एग्जैक्ट वही सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ऊपर फॉर्मूला डिफाइन किया था, ये अगर आप देख रहे हो ना, उन्होंने फॉर्मूला डिफाइन किया था कंपनी एक्ट ने, ये फॉर्मूला लगाओ, ये नंबर ऑफ लाइफ के ऊपर, उसके साथ अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, जो कि बहुत लेंथी मेथड मेरा बन रहा था। तो उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए एक रेट निकाल लिया। अब वो उस फॉर्मूले से वही वाला रेट निकलता है जो कंपनी एक्ट ने लाइफ डिफाइन करी है, उसके हिसाब से निकलेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड तरीके से देखते हैं रेट के हिसाब से। तो हमारा क्या मशीनरी है। अभी देखिए, नेचर ऑफ एसेट में उसने बताया बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में उसने कई सारी चीज बताई थी, बिल्डिंग अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, बिल्डिंग अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग, अदर देन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, फैक्ट्री बिल्डिंग, फ्रेम
ओ फेंसेस, वेल्स, ट्यूब वेल्स, अदर इंक्लूडिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जैसे टेम्परेरी शेडोज बना लेते हैं, ये सबकी उन्होंने बता दिया कि अगर बिल्डिंग इसके अंदर फॉल कर रही है आपकी, तो उसकी लाइफ 60 साल है। अगर बिल्डिंग आपकी इसमें फुलफिल करी अदर्स में, जो कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर वगैरह है, तो उसकी 3 साल है। अगर आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग है तो उसकी 30 साल की लाइफ है। तो बिल्डिंग के हिसाब से उन्होंने लाइफ डिफाइन कर दी। ऐसे ही अगर आपके ब्रिज वगैरह है, जो ब्रिज बनते हैं, कल्टीवेटर बंकर वगैरह बनते हैं, तो उसकी लाइफ उन्होंने बता दी 30 साल तक ये चल सकता है। ठीक है। रोड, क्योंकि रोड जो बना रहा है उसकी भी तो अर्निंग हो रही होगी ना उस टाइम पे। अब हम अपना मशीनरी के हिसाब से कर रहे हैं, वो रोड के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करेंगे। तो कॉर्पोरेट रोड है, कौन सा रोड है, उसके हिसाब से उसकी लाइफ कितने कितने साल होगी, वो सब इन्होंने यहाँ डिफाइन कर दी। अब आते हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ हमारा पोल हो सकता है, हमारी क्या मशीनरी है। तो प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने बता दिया, जनरल रेट एप्लीकेबल टू प्लांट एंड मशीनरी नॉट कवर अंडर स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी। कि जनरल रेट जो है, जो कि स्पेसिफिक पे कवर नहीं हो रहा, वो क्या है, वो ये वाला है। प्लांट एंड मशीनरी अदर देन कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट कवर अंडर स्पेसिफिक रेट, जो स्पेसिफिक रेट में कवर नहीं है, तो उसकी 15 साल की लाइफ उन्होंने बता दी। और 6.33 और 18.18 का रेट निकाल लिया। हमने एक लाइफ बता दी, हमने रेट निकाल लिया उसका कि क्या रेट लगना चाहिए। और ये दो रेट क्यों है वो मैं अभी बाद में आऊंगा। ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट एंड मशीनरी विच नो, फॉर विच नो स्पेशल रेट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर अंडर सेकंड बिलो। ये हाँ, नीचे स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी के आपके ये वाले रेट आ गए, कि जो आपके अलग अलग माइनिंग के, ये गोल्ड फ्लोर ग्लास के लिए यूज हो रही है, या फिर अंडरग्राउंड मशीनरी यूज कर हो रही है अर्थ के अंदर, या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कोई ये यूज हो रही है, टावर्स जो यूज हो रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन के, तो ये स्पेसिफिक हो गई, सैटेलाइट्स हो गई। ये सारे के सारे क्या है, हमारी स्पेसिफिक मशीनरी हो गई। अगर हमारी स्पेसिफिक मशीनरी है कि मैं इसी, अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में हूँ, और उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को मेरी मशीनरी आई है, तो मेरे को उसको इसके अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा कि मेरे टेलीकम्युनिकेशन में किसमें फॉल हो रही है, उसके साथ मेरे को लाइफ देखनी पड़ेगी। अभी मैं मानता हूँ कि मेरा ये स्पेसिफिक बिजनेस है, मेरा जनरल बिजनेस है, तो मैं क्या मान के चलूंगा, मेरी लाइफ कितनी है मशीनरी की, 15 ईयर। कितनी, प्लांट एंड मशीनरी नोट कवर स्पेसिफिक, तो मेरी कितनी हो जाएगी, 15 ईयर। और अगर मेरे स्पेसिफिक में फॉल हो गया, मेरी कोई कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि माइनिंग वगैरह का है, तो मैं उसके अंदर पर्टिकुलर जाऊंगा कि हाँ मेरा वो किसमें फॉल हो रहा है, उसके हिसाब से मैं उसका लाइफ लूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एज पर कंपनी एक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ एज पर कंपनी एक्ट। अभी मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट पे भी लेके आऊंगा, क्योंकि इनकम टैक्स में डेफिनेशन लगता है। ठीक है। तो एज पर कंपनी एक्ट के रेट यहाँ पे डिफाइन, लाइफ यहाँ पे डिफाइन है। रेट हम लोगों ने निकाल लिया कि उसका रेट कितना होना चाहिए। अब इसके अंदर रेट आए हमारे पास में दो, 6.33% और 18.10%, 15 ईयर के हिसाब से। वो क्या है, एक एसएलएम के हिसाब से और एक डब्ल्यूडीबी के हिसाब से। अभी मैं सिंपल सा एक रेट लेके आपको एंट्री बताता हूँ। एसएलएम और डब्ल्यूडीबी में हम थोड़ी देर में आते हैं। तो फैक्ट्री बिल्डिंग का रेट कम गया हमारा, वो सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी का हमारा रेट कम गया। 18.10% हमारा रेट है। हम डब्ल्यूडीबी वाला रेट उठा रहे हैं कि डब्ल्यूडीबी क्या है, डब्ल्यूडीबी मेथड है और एसएलएम एक मेथड है। ठीक है। हम 18.10 का रेट उठा के डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। चलिए, तो 1 लाख का जो डेप्रिसिएशन है मेरा, 1 लाख की जो मशीनरी थी, इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा मेरा, 18.33%। 33 था ना, नहीं 18.10। तो कितने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा मेरा, 18,100 रुपये का डेप्रिसिएशन लग जाएगा इस पे। 18.11 इतना ही होगा ना। हाँ, 18,100 का मेरा क्या होगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा इसके ऊपर। अब इसकी एंट्री करनी है हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब कैसे करनी है हमने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से। कैसे, एज पर कंपनी एक्ट, क्योंकि कंपनी एक्ट क्या बोलता है, आपने कैसे करनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे एंटरप्राइज करते हैं हम लोग, एंटरप्राइज करके ओल्ड ए 31 मार्च को एंट्री करते हैं। अभी किस में होगी, जनरल वाउचर के थ्रू होगी, क्योंकि पेमेंट तो हो नहीं रही इस टाइम में मेरी, ना कोई रिसीव आ रही है, ना मैं इसको उसके अंदर परचेजिंग है मेरी, ना कोई सेल है। तो किसमें जाके होगी मेरी, जनरल में। F7 प्रेस करते हैं हम लोग, आ जाएंगे जनरल पे। डेबिट क्या होगा मेरा, एक्सपेंस वाला पोर्शन। एक्सपेंस क्या है मेरा, डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालेंगे कितना, 18,100। अब क्रेडिट क्या होगा मेरा, एक तो था मैं मशीनरी को क्रेडिट कर दूं, जो कि मेरे को लोन ने मना कर दिया कि आप मशीनरी की वैल्यू को कम नहीं करोगे। तो मैंने क्या किया, अल्टरनेटिव क्या निकाला, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल दिया। तो क्या करते हैं, एक अकाउंट खोल लेते हैं, और सी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इसको हम किस साइड में डाल देंगे, फिक्स एसेट्स के अंदर ही डाल देंगे। कि डेप्रिसिएशन क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, मेरा जो टोटल एसेट्स है
उसमें से इतना मैं यूज कर चुका हूँ, बाकी मेरा बच गया। तो मेरे को अगर देखना है कि अल्टीमेटली मेरे कितना एसेट बचा है, तो मेरे को फिक्स एसेट का ग्रुप खोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको ग्रुप को किस में डाल देता हूँ, फिक्स एसेट में, ताकि मेरे को पता चल जाए कि इतना था, इतना आज तक यूज कर चुका हूँ, बैलेंस इतना बच गया। तो रेलिवेंट है कि मैं इसको फिक्स एसेट के हेड में डालूँ। ठीक है, तो मैं इसको डाल दूँ फिक्स एसेट के हेड में, एंटर। यहाँ पे लिख देते हैं हम बी डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मैं इस वाली एसेट को इग्नोर कर दूं अभी, जो हमने पहले बिना एक्टिविटी के करा था, तो मेरी मशीनरी कितनी है? प्लांट मशीनरी मेरी 1 लाख रुपए की थी। 1 लाख में से 18,100 की मैं आज यूज कर चुका हूँ, आज मैंने डेप्रिसिएशन में डाल दिया, तो आज ही मैंने इसको 31 मार्च को एक्टिविटी डेप्रिसिएशन में डाल दिया। तो मेरी अल्टीमेटली कितनी बच गई? 1 लाख माइनस 18,100, कितनी बच गई मेरी? 81,900 की मेरी बैलेंस बच गया। किसका? मशीनरी का। तो मैंने जो आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला लैपटॉप, इसकी मेरी मशीनरी आ गई, कितनी आ गई? 1 लाख की, 1 लाख की मशीनरी आ गई डेबिट में, और क्रेडिट में कितना आया? 18.10 का मेरा क्रेडिट हो गया। तो नेट मेरा 81.90 बैलेंस बच गया मेरा, किसका? फिक्स एसेट का, आज की डेट में, एज ऑन 31 मार्च 23। हाँ, हर साल उसका डेप्रिसिएशन का चार्ज बनेगा। हम चाहे तो एक ही साल बना के रख सकते हैं, चाहे तो हम हर साल उसको बनाएंगे। लेकिन जब हम, आप बता दो, पूरे 15 साल का, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसको जिस साल तक हम काम कर रहे हैं उसी साल तक बनाते हैं, बाकी आगे का नहीं बना के रखते, क्योंकि हो सकता है बीच में उस एसेट को सील कर दूं। तो जैसे मार्च 23 का अगर मैं क्लोजिंग करूँ, तो मार्च 23 तक बना लूंगा। अगर नेक्स्ट ईयर मार्च 24 आएगा, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा, मार्च 24 का कॉलम ऐड कर दूंगा। एक ही शीट को फिक्स एसेट रजिस्टर कहते हैं, इसको FAR क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर, कि जिसमें आपने टोटल एसेट कितने की परचेज करी, उसमें आज तक कितना डेप्ट लगा गया, क्लोजिंग कितना बच गया। 23 तक मैंने बना लिया। अब 24 आया, तो मैं 2 कॉलम और ऐड कर दूंगा 24 के, कि 24 का डेप्ट इतना, क्लोजिंग इतना। 24 क्लोज हुआ, 25 आया, 25 के 2 कॉलम उसी में और ऐड कर दूंगा, 25 का डेप्ट इतना, क्लोजिंग इतना। तो वो शीट हम कंटिन्यूस में चलता रहूंगा, जब तक मेरी जिस ईयर के मैं फाइनेंशियल क्लोज करता रहूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं एक ही बार बना के रखूंगा, जिस जो साल क्लोज होगा उस साल को मैं उसमें अपडेट करके रखूंगा अपने पास में। हाँ, अपने एक्सेल में उसको अपडेट करके रखूंगा, ताकि ऐसा है कि अगर मान लीजिए मैंने पूरे साल का इकट्ठा बना के रख लिया, 2015, दो सॉरी 15 साल तक का। अब जरूरी नहीं है कि 15 साल तक मैं मशीन यूज करूंगा, बीच में बेच दी तो वो सारी शीट रिवाइज हो जाएगी मेरी। बीच में बेच दी, डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ खराबी हो गई, मेरे को निकालनी पड़ गई, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको सारे चार चार को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जहां तक मैंने कर लिया है काम, तो वहीं तक अपडेट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम उसको कॉलम ऐड करता रहता हूँ कंटिन्यूसली। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे हमारा अप्रैल 22 लेके मार्च 23 हो गया, अब नेक्स्ट ईयर में चल के इसकी एंट्री करते हैं। मैं 22-23 कर रहा था, इसमें पीरियड चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट ईयर का 23-24 डालते हैं, और टेप 2 से चेंज किया, अप्रैल 23 से लेके मार्च 24। ठीक है, इसमें हम आते हैं फिक्स एसेट के ऊपर आए, कंप्यूटर को हम भी हटा देते हैं। तो देखिए, मशीनरी आपकी 1 लाख की थी, 18,000 का डेप्शन आज तक तुम लगा चुके हो, एक्यूमेटेड डेप्शन लगा चुके हो, तो टोटल बची कितनी थी? 89,900 की। क्लियर है? क्लोजिंग बैलेंस में कितना आ रहा है? वही आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा। अब क्या करेंगे, हम इस साल में और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब इस साल में जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, कितना था मेरा? फर्स्ट ईयर करना है मेरा डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट ईयर में मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, नेक्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, मैं क्या रेट था मेरा? 18.10% ना, 18.10। अब मैं जो 18.10% चार्ज करूंगा ना, 18.10, वो किसके ऊपर करूंगा? इस वाले बैलेंस पे। किस पे? इस वाले बैलेंस पे। ये क्यों? क्योंकि मैं क्या यूज कर रहा हूँ? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर मैं दूसरे वाला मेथड यूज करता, जो SLM था ना, अगर मैं SLM वाला यूज करता, तो मैं
इस वाले अमाउंट को चार्ज करता हूँ। ये डिफरेंस है, अभी और आगे क्लियर भी हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ क्या करता हूँ, 81,900 इंटू में 18.10%, तो मेरा डेफिनेशन बनेगा 14,824 रुपीज का। 23.9 है तो मैंने 24 कर दिया। बैलेंस मेरा बच जाएगा 67,076। ये मेरा बैलेंस बच जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, सेकंड ईयर का डेफिनेशन लगा दिया। यहाँ मैंने फर्स्ट ईयर का लगाया था, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, सेकंड ईयर का। तो कितना डेफिनेशन लग रहा है मेरा, 14,824। जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें सेम सेम लग रहा था, वही मेथड होता है एसएलएम, जिसमें सेम डेफिनेशन लगेगा। डब्ल्यूडी में आपका रिड्यूसिंग मेथड पे लगता है, कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे हम लोग। तो अभी एंट्री कर लेते हैं इसकी। एंट्री करने के लिए वोल्ट ए एफ टू 31 मार्च को एंट्री करेंगे, 31 मार्च 24 को। डेप्रिसिएशन 14,824 टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले मेरा डेप्रिसिएशन कितना था एक्यूमुलेटेड वाला, 18,000 था। अब 14,000 वो डालने के बाद में कितना बच गया मेरा, 32,000 हो गया, दोनों का एक्यूमुलेटेड करके नेक्स्ट लग जाएगा बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज। चलिए अब देखिए, अब क्या सिचुएशन बनी हमारी। टोटल मशीनरी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 लाख की दिख रही है, जो रिजल्ट दिखनी चाहिए मेरे को। डेप्रिसिएशन मैंने 18,000 का पिछली बार लगाया था, ओपनिंग चल रहा हुआ रहा है। 14,000 का मैंने इस साल में लगा दिया, तो टोटल कितना लग गया मेरा, 32,924 का लग गया, क्रेडिट हो गया। इतना डेबिट इतना क्रेडिट, नेट में मेरा 67076 का डेबिट बैलेंस बच गया, किसका, फिक्स एसेट का, आपका मशीनरी के लिए, है ना। तो ये आ गया हमारा 67076। क्लियर है। तो इस तरीके से जैसे मैं डेबिट लगाता रहूंगा, मेरी वैल्यू यहाँ पे दिखती रहेगी। टोटल नेट वैल्यू कितनी है, यहाँ मेरी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी दिखती रहेगी, और आज तक कितना डेबिट लगाया वो भी दिखता रहेगा, जो हमने एज पर कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा था। क्लियर। चलिए, और जो डेफिनेट मैं चार्ज कर रहा हूँ वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता रहा है हर साल। तो अगर मैं इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस खोलूँ, इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस खोलूँ, तो डेफिनेशन मेरा इस साल के बुक्स में कितना क्या होगा, सर 14,000। कि पहले बार तो पिछली बार साल में एक्सपेंस में से माइनस कर चुका हूँ ना, अपनी इनकम में से माइनस कर चुका हूँ। इस साल की इनकम में से मैं इतना ही माइनस करूंगा ना। इस साल में टोटल एक्यूमुलेटेड तो माइनस नहीं करूंगा, एक्यूमुलेटेड माइनस कहाँ से हो रहा है, मेरी फिक्स एसेट से। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं एसएलएम और डब्ल्यूडीबी क्या है। ठीक है, तो देखिए डेप्रिसिएशन का जो चार्ज का है वो मेथड है। तो दो मेथड है जो मेन चलते हैं, कई सारे मेथड है। एक है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन, और एक है हमारा ये पहला स्ट्रेट लाइन मेथड। जो कॉमनली यूज होते हैं हमारे ये दो मेथड है। ऑल दो कई सारे मेथड और भी हैं, डिपेंड करता है वो इंडस्ट्री पे। जैसे जो इंडस्ट्री हमारी माइनिंग के लिए यूज होती है, माइनिंग का काम करती है, उसके लिए अलग मेथड होता है। कुछ इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन करती हैं, वो प्रोडक्शन बेस के ऊपर एडप्शन लगाती है। कि मान लेते हैं कोई कोई मशीनरी है, उसके अंदर प्रोडक्शन बेस मेथड बता देते हैं। मान लेते कोई मशीनरी है, वो ऐसी मशीनरी है कि उससे आप 1 लाख प्रोडक्ट ही बना सकते हो, उसके बाद वो मशीनरी खराब हो जाएगी। उससे आप 1 लाख प्रोडक्ट ही बना सकते हो, उससे के बाद वो मशीनरी खराब हो जाएगी, उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा।
अगर कोई ऐसी मशीनरी है तो जो कंपनी ने लाइफ डिफाइन कर रखी है कि मशीनरी की लाइफ 10 साल है, हमारे केस में 15 साल थी ना, कि मशीनरी की लाइफ 15 साल है। अब ये वाला प्रोडक्शन में के वाले में क्या हुआ कि वो मशीनरी मेरी सिर्फ 1 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाएगी, सिर्फ 1 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाएगी। अगर मैं लाइफ की बात करूं तो वो कहते हैं कि कंपनी बोलते हैं कि 15 साल है उसकी लाइफ, लेकिन एक्चुअल में मशीनरी क्या सिर्फ 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगी, उसके अलावा करेगी नहीं। अगर मैंने 1 लाख यूनिट एक ही साल में निकाल ली उससे, सुबह शाम चला के एक ही साल में सारे पर 1 लाख यूनिट मैंने प्रोड्यूस कर दिए, सुबह शाम दिन रात सारा दिन चल रही है, रेगुलर मजदूर आ रहे हैं, तो क्या मशीनरी एक साल में खराब हो जाएगी? उसके बाद क्या मेरा रेलिवेंस रहेगा कि मैं अगले 14 साल तक उसको प्रोडक्शन लगाऊंगा? या अगर मैंने एक साल में नहीं लगाया, मैंने उसको कर करा के 3 साल में मैंने उसको 1 लाख यूनिट निकाली है, तो डेप्शन कितने साल में लगना चाहिए मेरा? 3 साल में लगना चाहिए, ना कि 15 साल में। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए उतना मैं डेप्शन लगा दूं? लॉजिक बनता है ना कि अगर मैं 1000 यूनिट इस साल में 1 लाख है ना, मान लेते मैंने इस साल में 50,000 यूनिट लगा, वो करी, तो 50,000 यूनिट तक का डिडक्शन लगा दूं उस पर। अगर ये मशीनरी, मान लेते मेरी मशीनरी है 10 लाख रुपए की, 10 लाख की मशीनरी है और 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगी, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगी, तो लगभग लगभग क्या पूरा पूरा 10 रुपए का डेप्शन पर यूनिट लग रहा है मेरा। मैं ये कह सकता हूँ पर यूनिट 10 रुपए का डेप्शन लग रहा है कि जैसे ही मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, इसकी वैल्यू 10 रुपए डाउन हो जाती है। 2 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, इसकी वैल्यू 20 रुपए डाउन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं जैसे ही 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, इसकी वैल्यू मेरी 10 लाख रुपए कम हो जाएगी, तो 10 लाख रुपए मेरा खत्म हो जाएगा उस टाइम पे। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि पर यूनिट 10 रुपए, कि जितनी यूनिट मैंने इस साल में परचेज करी मैं उतना डेप्शन लगा दूँ। अगर 10 लाख रुपए की कॉस्टिंग है, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू बनती है मेरी 10 रुपए। तो मैं हर यूनिट, अगर मैंने इस साल में 50,000 यूनिट परचेज करी, वो बना ली इससे, तो मैं क्या करूँ, 5 लाख रुपए डेप्शन इसी साल में लगा लूंगा। 10 लाख की मशीनरी है, 50% में उसको यूज कर चुका हूँ, तो 5 लाख का डेप्शन मैं इसी साल में लगा लूंगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मेथड, प्रोडक्शन बेस्ड मेथड, कि जितना आपका प्रोडक्शन निकल रहा है उतना आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, क्योंकि आपकी मशीनरी की लिमिट ही है प्रोडक्शन के हिसाब से कि इतनी यूनिट वो निकाल ही नहीं पाएगी, उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाने का लॉजिक क्या है कि कोई एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि भाई कितना मैं उसको यूज कर रहा हूँ, मशीनरी को जितना इस साल में यूज कर रहा हूँ उतना ही मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अब ये हो गया स्पेसिफिक मेथड। अगर इस मेथड की बात ना करूं, मैं लैपटॉप की बात करूं, तो क्या है लैपटॉप में ऐसा होता है, मैं इससे सिर्फ 15 बंदों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ या 50 बंदों को ट्रेनिंग देता हूँ। ये तो चाहे उसके अंदर 100 बंदे बैठे, कितने बंदे बैठे, यहाँ पे चलता हुआ रहेगा। ये 700 घंटे चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। 700 से ज्यादा भी चल सकता है, कम भी चल सकता है। तो इसलिए कि हम क्या कहाँ पे जाए, कंपनी एक्ट के पास में। वही कंपनी एक्ट ने लाइफ क्या डिफाइन करके है, उसने लाइफ डिफाइन कर दी लैपटॉप की, मान लेते हैं 3 साल या 4 साल, तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन लगा देंगे। अब एसएलएम और डब्ल्यूडीबी में क्या फर्क आया, एक हो गया हमारा प्रोडक्शन मेथड कि प्रोडक्शन के बेस पे हमने डेप्थ लगाना शुरू किया, एक है एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। अब स्ट्रेट लाइन मेथड जो एसएलएम हम बात कर रहे हैं, वो कहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है हमारा, वो कहता है जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे किस पे करोगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख की मशीन थी मेरी, 1 लाख की मशीन थी, तो इसके अंदर मैं डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करूंगा, 1 लाख के ऊपर करूंगा। क्या रेट निकला था उसका मेरा, एसएलएम वाले का रेट यहाँ पे है ना, ये एसएलएम वाले में रेट क्या है मेरा, 6.33। तो 6.33% मैं कैलकुलेट करूंगा इसका, इसका, वो हर साल इसी का 6.33 दूंगा। तो इससे क्या होगा, सेम चार्ज होगा। अगर मैं 1 लाख के ऊपर इस साल फर्स्ट ईयर में 6.33% में एक इसका निकाल रहा हूँ, तो तुम्हारा 6,333 रुपए। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी मैं रेट तो सेम मिलेगा 6.33। अब स्ट्रेट लाइन बोलते हैं किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालो, तो कितना बनेगा मेरा, 6,333 बनेगा नेक्स्ट ईयर में, है ना। उसके बाद थर्ड ईयर में 6.33 कैलकुलेट करना है मैंने, कितना बनेगा, 6,333 बनेगा। तो 6,333 में कितने साल तक लगाता रहूंगा, 15 साल तक।
6,333 इंटू 15 मैं करता हूँ तो मेरा बैलेंस टोटल, अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6,333 इंटू 15 साल, क्योंकि सेम डेप्रिसिएशन हर साल चल रहा है मेरा, तो कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा मेरा, ये लग जाएगा मेरा 94,995 रुपीज का। कितना लगेगा? 994,955 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा मेरा 15 साल में। तो 15 साल बाद मेरी वैल्यू कितनी बचेगी एसेट्स की? कितनी बचेगी? 1 लाख, 1 लाख माइनस इतना मैं लगा चुका ना 94,000, तो बैलेंस कितना बचेगा मेरा एसेट का? 4,095 रुपीज का, लगभग वही 5% का, 5% ही बच रहा है ना। सॉरी, ये 5,000 बच रहा है। तो मैंने आपको ये कहा कि उसकी जो वैल्यू हाँ, मशीन को क्या चीज? जो आपने एग्जांपल दिया, जो आपने बोला कि उसकी मशीन की 15 इयर्स की नहीं है, तो फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। नहीं, कौन सी वाली मशीन थी? अभी हम की कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन वाले केस में नहीं, उसके अंदर तो फिर हमने बोला मैं अप्लाई कर प्रोडक्शन बेस वाला। अगर मेरे को आइडेंटिफाई है कि उससे 1,000 1 लाख यूनिट ही निकलेगी, तो मैं उसको 15 ईयर में लेके नहीं जाऊंगा ना, उसके तो फिर मैं डेप्रिसिएशन का तरीका ही चेंज कर दूंगा। मैंने आपको बताया तरीके हैं ये, यहाँ पे जो मैंने आपको मेथड लिखवाया है, एक मेथड मैंने लिखवाया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा लिखवाया स्ट्रेट लाइन मेथड जो कॉमनली यूज होते हैं ये दोनों, तीसरा मैंने लिखवाया प्रोडक्शन बेस्ड मेथड, और अदर मेथड भी है कई सारे। माइनिंग वालों के लिए डिफरेंट तरीके के मेथड, इलेक्ट्रिसिटी वालों के लिए डिफरेंट तरीके के मेथड हो सकते हैं। तो ये वाला स्पेसिफिक मेथड मैंने इसलिए आपको आइडेंटिफाई करवाया कि सिर्फ ये नहीं कि हमने एसएलएम और डब्ल्यूटी देखना है कि कंपनी एक्ट में आपको सिर्फ इस दो के रेट निकल रहे हैं, क्योंकि ये कॉमनली यूज है भाई। ये चीज मतलब डेफिनेशन जो लगेगा, इन दोनों के हिसाब से लोग लगाते हैं इंडस्ट्री में, हर कंपनी नॉर्मली ये दोनों मेथड फॉलो करती है, लेकिन स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेथड यूज करती है डेफिनेशन चार्ज करने के लिए। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रोडक्शन बेस्ड मेथड में क्या होगा कि 1 लाख यूनिट निकलती है, 5 लाख यूनिट में इसी साल में निकाल चुका हूँ, तो मैं 5 लाख का डेफिनेशन इसी साल में लगा दूंगा। 10 लाख की अगर मशीन है तो अगले साल मैंने 2 लाख यूनिट निकाली, तो मैं उसके ऊपर 2 लाख का डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन लगा दूंगा कि 2 लाख तक का मैं उसको यूज कर चुका हूँ। तो जितना मैंने उसको यूज किया उतना मैंने एक्चुअल डेफिनेशन लगा दिया, तो उसके अंदर फिर मैं 15 साल बाद में जाऊंगा ही नहीं। उसके अंदर क्या मैंने प्रोडक्शन बेस के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लिया कि कितना उसको मैंने मशीनरी को यूज कर लिया, उतना मैं डेफिनेशन लगा दूंगा। तो बेसिक डेफिनेशन है क्या? बेसिकली जितना मैंने उस फीचर को इस साल में यूज किया उतना मेरे को डेफिनेशन लगाना है। अब मैं एक्चुअल बात करूँ, फैक्ट की बात करूँ, जितना मैंने इस साल में यूज किया उतना डेफिनेशन लगाना है। अगर मैंने उसको आज परचेज किया, और 31 मार्च तक कितने दिन बनेंगे मेरे, अक्टूबर से लेके तो मेरे ख्याल से 170 के करीब डेज पड़ेंगे, तो मैंने 170 दिन यूज किया ना, तो मैं 170 दिन का डेप्शन लगाऊंगा। अगर मैंने उस एसेट को परचेज किया 31 मार्च को, 31 मार्च 2023 को, तो मैंने एक ही दिन उस एसेट को इस साल में यूज किया ना, तो उसके ऊपर मैं एक दिन का डेप्शन लगाऊंगा। रेट तो पूरे साल का है, तो मैं डेप्शन लगाऊंगा एक दिन का लगाऊंगा। तो इसलिए कि जितना मैंने उस एसेट को यूज कर लिया इस साल में अपने प्रोसेस में, उतना ही डेप्शन लगाना है। अल्टीमेटली फिगर आउट हमने ये करना है। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक मेथड की प्रोडक्शन, मेरे को पता है कि 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, सबसे इजी हो गया कि 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो सब 50,000 यूनिट मैं आज ही बना चुका हूँ, तो मतलब मैं 50% उसको यूज कर चुका हूँ, तो मैं 50% को एप्रिशिएट कर दूंगा। अगर वो प्रोडक्शन बेस नहीं है तो मैं क्या करूंगा, जनरल में जाऊंगा, जो जनरली डब्ल्यूडीवी और स्ट्रेट लाइन यूज होते हैं। अब स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी जो मेथड है वो सिर्फ कैलकुलेशन में डिफरेंस करता है कि कैलकुलेशन स्ट्रेट लाइन में वो कहता है कि बेस वैल्यू का आप डेफिनेट चार्ज करोगे, रिटर्न डॉल में कहता है कि आपकी जो वैल्यू आ जाएगी उसके ऊपर चार्ज करेंगे। वो कैसे करते हैं हम वो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि मेरी 1 लाख की वैल्यू थी एसेट की, 6,333 स्ट्रेट लाइन पे लग रहा है, तो मतलब कि हमारा स्टार्टिंग जो बेस वैल्यू उसके ऊपर लग रहा है, तो हर साल सेम ही डेप्शन लगेगा, 15 साल तक लगेगा। तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ऐसे चौथा पहुंच करके 15 साल तक अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं सेम ही को, तो आता है मेरी फिगर 94,995 कि 1 लाख का एसेट था, इतना मैं यूज कर चुका हूँ। तो बैलेंस कितना बच जाएगा मेरा? 5,005 रुपीज का बैलेंस कितना बच गया मेरा? 5,005। अब ये क्या है, वही जो 5% मैं आपको बताता ना रेजिडुअल वैल्यू, कि टोटल एसेट्स में 5% की वैल्यू रखनी पड़ती है, बाकी डेप्रिशिएट करना पड़ता है। तो 5,000 रह गए मेरे, बाकी क्या हुआ 15 साल में डेप्रिशिएट हो गया। अब ये वैल्यू मेरी बुक्स में जब तक रहेगी जब तक मेरे पास में मशीनरी है।
जिस दिन मैं मशीनरी को बेच दूंगा 6,000 रुपये की बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा 995 रुपीज का। 4,000 की बेचूंगा तो 1,05,000 का मेरे को लॉस हो जाएगा। वो उस टाइम की बात है जब मैं मशीनरी बेचूंगा। तो अल्टीमेटली मशीनरी मेरे पास में 5,000 रुपये की कब तक रहेगी, जब तक मेरे पास में एसेट्स रहेगी। ठीक है ना, 1,00,000 का 5% हमारी रेजिडुअल वैल्यू बुक्स में रहेगी, और इतना वैल्यू मैं उसको डेप्रिशिएट कर चुका हूँ 15 साल तक। क्लियर। तो एसएलएम क्या कहता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डब्ल्यूडीवी मेथड क्या कहता है, डब्ल्यूडीवी मेथड कहता है कि पहले साल आपकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपए की, तो पहले साल आपने रेट लगा दिया, इसका रेट क्या था डब्ल्यूडीवी के हिसाब से हमारा जो रेट निकला 18.10। ठीक है ना, 18.10%। फर्स्ट मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया इतने का, किस रेट से, 18.10% के हिसाब से। ठीक है ना। अब एसएलएम अगर मैं लगा रहा होता तो इसके 18.10 किस पे अप्लाई करता, इस वाले अमाउंट पे, क्योंकि वो क्या कहता है, एसएलएम कहता है जो बेस वैल्यू आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे लगाओ, ताकि आपका डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहे। अगर मैं 1,00,000 के ऊपर हर साल लगाऊंगा तो सेम ही लगा स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए हमको ने उस मेथड को क्या स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट डेप्रिसिएशन लगेगा, सेम डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल में। जैसे इसमें 6,333 833 जो भी लग रहा था, हर साल सेम सेम लग रहा था, इसलिए स्ट्रेट स्ट्रेट डेप्रिसिएशन लग रहा है कि सेम डेप्रिसिएशन लग रहा है मेरा हर साल में, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। डब्ल्यूडीवी कहता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू जो आपकी बचेगी, जो रिटर्न डाउन वैल्यू बचेगी उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो 1,00,000 में से मैं पहले साल में फर्स्ट ईयर में 18,100 का डेप्रिसिएशन लगा चुका हूँ। तो 31 मार्च को जो मेरी वैल्यू बचेगी, 31 मार्च 2023 को जो मेरी वैल्यू बची 81,900, इसी को हम क्या कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। ये मेरी वैल्यू बच गई एज ऑन 31 मार्च 24। अब जो मेरा डेप्थ लगेगा वो किस पे लगेगा, इस वाली फिगर पे, किस पे, इस वाली पे। तो अब जो 18.10 का मैं रेट लगाऊंगा डेप्रिसिएशन का, वो इसके ऊपर ही लगाऊंगा। अगर मैं इसके ऊपर ही लगा दूंगा 18.10, तो सेम ही आ जाएगा, जितना 25 साल बाद डेप्रिसिएशन था उतना इस बार भी हो गया, और 18,100 मेरा हर साल सेम चलता रहेगा, जो कि मेरा स्टेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डब्ल्यू पे करना है तो मेरे को किस पे लगाना पड़ेगा, 81,900 पे। तो 81,900 का मैं कितना लगाऊंगा, 18.10%, तो बनेगा हमारा 14,824, 14,824। तो बैलेंस कितना बचे मेरा, 67,076। ये बैलेंस कब बचेगा मेरा, 31 मार्च 24 को। 31 मार्च 24 को इतना बन गया ना, इतने का था, इतना मैंने लगा दिया, इतना बच गया। अब जब मैं डेप्थ लगाऊंगा नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, जो मैंने सेकंड ईयर का लगा था, थर्ड ईयर जब मैं डेप्थ लगाऊंगा तो मैं किसके ऊपर लगाऊंगा, इस वाली वैल्यू पे। कितना, हाँ 18.10 का डेप्थ जो मैं लगाऊंगा, किस पे लगाऊंगा, 67,076 का 18.10%, जो मेरा बनता है 12,100, 141 कर देते हैं राउंड ऑफ में, 12,141, 67,076 तो मेरा कितना बच जाएगा 54,935। देख लो डेफिनेशन कैसे चेंज हो रहा है। उसमें क्या था, सबसे सिंपल मेथड क्या है हमारा, ये वाला है। एक बार कैलकुलेट कर दिया, सब जगह सब टाइम पे सेम सेम कैलकुलेट होगा। इसमें हर साल मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू बचेगी उसका उतना परसेंट मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसमें भी जब मैं 15वें साल पे आऊंगा, 15th ईयर पे, तो मेरी वैल्यू कितनी बचेगी, लगभग 5,000 के आसपास। 5,005 है तो 5,001, 5,002, 4,999, इस तरीके से वैल्यू बचेगी। क्यों, क्योंकि मैंने जो डेप्रिसिएशन का रेट निकाला वो निकाला इस तरीके से कि 5% की वैल्यू हट गई, बाकी मेरा अगले 15 साल में राइट अप होगा। तो डब्ल्यूडीवी और एसएलएम में फर्क समझ आ गया। ये क्या मेथड है, चाहे मैं प्रोडक्शन मेथड लगाऊं, चाहे मैं कोई एक्सवाइजेड मेथड लगाऊं, चाहे मैं डब्ल्यूडीवी और एसएलएम मेथड लगाऊं। तो कंपनी ने डब्ल्यूडीवी और एसएलएम जो डिफाइन कर रखे हैं उसके हिसाब से हमको रेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रेट नहीं, बेसिकली लाइफ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। रेट निकाल रखे तो ऑनलाइन नेट पे मिल जाएंगे हमको, क्या क्या रेट लगना है। एसएलएम वाला तो एसएलएम वाला रेट लगा देंगे, डब्ल्यूडीवी वाला तो डब्ल्यूडीवी वाला रेट लगा देंगे। एसएलएम वाला है तो हम ओरिजिनल एसेट पे लगाएंगे,
सेम फिर हर साल में लगता रहेगा ओरिजिनल एसेट के ऊपर स्ट्रेट लाइन, मतलब सेम डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा। डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू जो बचेगी उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। इसी को हम एक और नाम देते हैं रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन मेथड। रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन मेथड कि जो हमारा डेप्रिसिएशन आप देखो रिड्यूस हो रहा है, पहले साल 18,000 था, दूसरे साल 14,000 था, अगले साल 12,000, उसके अगले साल आप करोगे तो 11,000, 10,000, 9,000 ऐसे करके डेप्रिसिएशन आपका रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि आपकी वैल्यू भी, एसेट की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है और डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि पहले वाले में आपने 1 लाख की वैल्यू मानी थी, उसको डेप्रिसिएशन लगाया, अगली बार में आपने 81,000 की वैल्यू मानी एसेट की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर आपने 67,000 की वैल्यू मानी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया। तो आपके एसेट की वैल्यू भी डिक्रीज मान रहे हैं, उसके ऊपर हम डिक्रीज वैल्यू के ऊपर जब डिक्रीज वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बेसिकली डेप्रिसिएशन आपका रिड्यूसिंग मेथड में लगेगा, तो इसको रिड्यूसिंग मेथड भी कहते हैं तरीके से। क्लियर? कोई डाउट आज की क्लास में? चलिए क्लोज करें फिर आज। चलिए।